रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। और ज़रियाब आज सुबह सुबह आपके लिए कुछ लेकर आई है मोर से ज्यादा फायदा उठाने का एक सुनहरी मौका, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी स्लोगन के साथ आपको याद होगा कौन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेलीनॉर की। और टेलीनॉर इस बार आपके लिए जो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है अपने डिस्काउंट के थ्रू, अपनी ऑफर्स के थ्रू, या यूं कह लीजिए कि वो पैकेजेस जो वो हमेशा इंट्रोड्यूस करवाता रहता है आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इस बार इस विंटर्स में जो एंट्री उन्होंने डाली है वो है टेलीनॉर की एक्सक्लूसिव वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर। और ये इतनी डिस्काउंटेड है कि आप इसे इजीली सिर्फ 150 रुपए में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो जनाब, इतना सारा डाटा आपको मिलेगा कि आप लोग इजीली जो है वो मंथली पैकेज जो है वो मंथली सोशल टीम प्ले ऑफर अब 200 रुपए में नहीं बल्कि 150 रुपए में सब्सक्राइब करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि ये डिस्काउंटेड ऑफर जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इसलिए अपना टाइम जाया मत कीजिए, अपने पैसे बचाइए और आज ये टेलीनॉर की वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये करना आपने कैसे, इसका मेथड, इसका मोड मैं आपको बता देती हूँ। आप ये करेंगे कि अभी अपने करीबी टेलीनॉर रिटेलर जो है उनसे, या फिर माय टेलीनॉर ऐप, या फिर इजी पैसे से ये ऑफर जो है वो आप इजीली सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मोर से ज्यादा आपको ऑफर कौन दे सकता है, फायदा कौन दे सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ टेलीनॉर। बट एनीवेज, पाकिस्तान में इस वक्त मोर से ज्यादा कुछ चल रहा है। और मोर से ज्यादा क्या है? ठंड बहुत बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपके ख्याल में अभी इस वक्त सख्त सर्दी ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में पड़ रही है, तो ये सारे ख्याल सब गलत है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में मौसम इतना सर्द हो गया है कि जिंदगी रुक सी गई है। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में जो है वो बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और कई शहरों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चीनी दारुल हुकूमत जो है बीजिंग, वहां पर भी सर्दी की लहर से निजाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गया है, मफलूज होकर रह गया है। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल 12 दिनों से पारा 0 से ऊपर जा ही नहीं रहा। और इस तरह से हमने ये देखा कि खून जमा देने वाली सर्दी का 70 साल रिकॉर्ड भी चाइना में टूट चुका है। अच्छा, सिर्फ चाइना की ही हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अमेरिका की ही बात नहीं करेंगे। यूक्रेनी दारुल हुकूमत जो है कैफ, वहां पर भी बर्फबारी का आगाज हो चुका है। और ऐसी सख्त सर्दी है कि अल्लामान अल हफीज, मतलब यानी कि इतनी ठंड है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना इस वक्त मुश्किल हुआ है। फिर यूरोप में भी इस वक्त सख्त सर्दी का राज है। और दूसरी चीज ये है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से छुट्टियां जारी हैं। लेकिन ये साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर बाकी मगरबी ममालिक में इस वक्त न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से छुट्टियां है, इस पर डिस्कशन ही चल रही है अभी कि पॉसिबल हो सकता है कि अगर लाहौर में, पंजाब में धुंध इस तरीके से बरकरार रहती है और सर्दी मजीद बढ़ती रहेगी, तो हो सकता है स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। क्योंकि अभी तो 2 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जो कि दिसंबर हॉलीडेज होती हैं, विंटर हॉलीडेज होती हैं। लेकिन मीनवाइल हमने देखा है हमेशा की तरह अगर मौसम जरा ज्यादा सख्त हो जाता है तो फिर जो क्या कहते हैं कंसर्न हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारी इंतजामिया हैं, उनकी तरफ से सेहत से रिलेटेड कुछ बेहतर फैसले किए जाते हैं। तो यही वजह है कि आगे चलकर हो सकता है कि बच्चों को छुट्टियां मिल जाएं। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे इफेक्ट हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को ही जो है वो मुतासिर नहीं कर रही हैं, बल्कि ओवरऑल दुनिया भर में ग्लोबली इस वक्त लोगों को मौसमी तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई, ना बाबर चला ना ही इमाम। बाबर, बिलावल और जरदारी के बड़े ऐलान, पीपल्स पार्टी का मंशूर जारी। नून लीग का सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। दुनिया में बरपा डिजिटल इनकलाब और हमारे लिए मौका। लाहौर की फूड राइडर गर्ल
जी, तो जिसका डर था वही हो रहा है। पाकिस्तानी बैटिंग कल हमें एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आई और हमने ये देखा कि जो एक रोज पहले दावा किया जा रहा था प्लेयर्स की जानिब से भी कि मैच पर हमारी गिरफ्त मजबूत है, वो सब हवाई झोंका हमें नजर आया। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शाद मंसूर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने खड़े हुए और दोनों ने हाफ सेंचुरियां स्कोर की, मगर ये दोनों भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे और दूसरी जानिब इमामुल हक डर डर कर खेलते हुए हमें नजर आया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इमाम जो है वो डिफेंसिव मोड में आके क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे पहले भी हमने उन्हें देखा है कि वो खासी डिफेंसिव जोन में ही रहते हैं, जबकि बाबर आजम का बल्ला भी कल रन नहीं उगल सका है। सिर्फ एक रन बनाकर ही वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के हाथों बोल्ड हो गए और सऊद शकील 9 और सलमान अली आगा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक ये कह रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ना चाहता, कैच ड्रॉप होने में अपनी गलती तस्लीम करता हूं। और आज भी हमने देखा है कि मिचेल मार्श का कैच उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये गलतियां वो बार बार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज जब तीसरे रोज दूसरे मैच का तीसरा रोज है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी में मुख्तलिफ नजर आ रही है और हमारे जो बॉलर्स हैं वो खासी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्ली ऑन विकेट्स ली गई हैं शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से और हमजा मीर की तरफ से, और इस जो स्कोर है वो भी कोई इतना अच्छा अभी हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन बर्थरी तो डेफिनेटली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास है। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी जो करंट इस वक्त सिचुएशन है मैच की, स्कोर कितना है वो जरा मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों को भी अपडेट कर दूं। लेकिन मीनवाइल हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ताबिश। सुबह सुबह हमने आपको उठा दिया, ठीक है। ताबिश ये बताइए कि इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर हमें नजर आ रहा है कि आज के दिन बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। शाहीन ने 2 कैचेस लिए हैं, तीसरे ओवर में उन्होंने अपना पहला कैच लिया, फिर मीर हमजा ने भी 2 कैचेस लिए हैं। 4 खिलाड़ी से ऑस्ट्रेलिया के आउट हैं, तो टोटल पे कुछ फर्क पड़ेगा आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? बिल्कुल, आपने जिस अंदाज से आगाज में कहा कि पाकिस्तान टीम ने बल्लेबाजी जो है नमी तुली की है, लेकिन उनकी जानिब से जो गेंदबाजी हुई, हमने देखा पहले मैच में पाकिस्तान टीम पर्थ के मकाम पर इन एक्शन थी और जो गलतियां की, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट कमेटी, मोहम्मद हफीज हो या फिर दीगर लोग हों, उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। आप देखें पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी 17 रुकनी टीम के साथ मौजूद है, जहां 18 रुकनी उनके साथ पैनल गया हुआ है कोचिंग का और उसके साथ 14 बेगमात जो है पाकिस्तान टीम की मौजूद थी, जिसके हवाले से तनकीद की जा रही थी। मोहम्मद हफीज साहब की कुछ तस्वीरें जब मंजरनामे पर आई तो उससे मुतालिक भी उन्हें न सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर गौर किया जाने लगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हालात तब्दील हुए। पाकिस्तान टीम के जो गेंदबाज थे जिन पर काफी दारोमदार था, अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज जीतनी होती है तो यकीनी तौर पर आपको 10 विकेटें पहली सीरीज में और पहली इनिंग में लेनी है, इसके बाद 10 विकेटें आपको दूसरी इनिंग में लेनी है। तो यही वो पाकिस्तान टीम के जो गेंदबाज है उन्होंने अपना किरदार अदा किया। ये एक अच्छा सिग्नेचर है कि पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो उस पेस से बॉलिंग नहीं कर रहे जिस पेस के हवाले से वो जाने जाते हैं, लेकिन अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। इसके अलावा बात की जाए तो हमने देखा आमिर जमाल वो पाकिस्तान के ऐसे वाहिद खिलाड़ी करार पाए हैं तनवीर अहमद के बाद, जिन्होंने 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। इससे पहले कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 10 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में आउट किया हो अपने 2 टेस्ट मैचेस में। इसके अलावा बात की जाए तो हमने देखा काफी शानदार अंदाज से शान मसूद जो है एग्रेसिव दिखाई दी, उन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की और फिर हमने नीचे देखा मोहम्मद रिजवान ने प्रूफ किया कि वो अगर टीम का हिस्सा है तो वो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इंसाफी हुई कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद खान के साथ मैं आपको बताता चलूं इस हवाले से कि सरफराज अहमद जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर टीम में आए। उन्हें उस वक्त जब ये मामला तब्दील हुए, रिजीम चेंज हुई, रमीज हसन राजा साहब का टेन्योर गया, नजम अजीज सेठी साहब आए, उन्होंने शाहिद खान आफरीदी को जिम्मेदारियां दी, तो शाहिद खान आफरीदी ने बेहतर समझा कि 12 टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस ना करने वाले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने ड्रॉप किया
उन्हें बेंच किया और इनके मुतबादिल के तौर पर उस वक्त लेकिन domestic हम में ताबिश ये performance देख रहे हैं, फैसले कुछ भी ले लिए जाएं, परफॉर्मेंसेस हमें उस एतबार से नजर नहीं आ रही। हमारे 50 सेंचुरीज में कन्वर्ट होती हुई भी हमें नजर नहीं आ रही, और प्लेयर्स जो हैं वो डिफेंसिव मूड में ही हमें नजर आ रहे हैं। एग्रेसिवनेस ना उनकी हमें वर्ल्ड कप में नजर आई, ना ही हमें उनकी एग्रेसिवनेस अभी नजर आ रही है। बाबर पे काफी लोगों का इन्हिसार होता है कि वो एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, कल भी वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक वो भी जब से खेलते आ रहे हैं डिफेंसिव जोन में ही खेलते आ रहे हैं। इस तरह तो हम कभी एक अच्छा टोटल करने में कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी जो अप्रोच है, जो हमारी ज़हनी हम आहंगी है, या फिर हमारी जो खेलने की सलाहियत है, हम उसे बेहतर नहीं करना चाहते हैं। वही गलतियां माजी से लेकर आज तक हम करते हुए आ रहे हैं। आपने जो दुरुस्त कहा बिल्कुल कि वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमने जो गलतियां शुरू की थी उस पर आज भी कायम है। इसी हवाले से कल मेरी बात भी हुई एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर से, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 7 विकेटें ली थी, जहां पाकिस्तान पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में जीता था, तो उनका एक बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने कहा कि आप सोच रहे नहीं, आप हैरान नहीं हो रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के चंद खिलाड़ी जो उस वक्त साबका जो रिजीम थी वर्ल्ड कप में, जो ताबिश से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली हम लोग बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जो किस वक्त एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है, और सिचुएशन हमें अपनी टीम की कुछ इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। बहरहाल बॉलिंग आज बहुत अच्छी हो रही, क्रिकेट में बल्लेबाजी के हवाले से बात हो रही है। प्लीज ताबिश कंटिन्यू। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जिस अंदाज से हमने देखा कि जो साबका रिजीम थी, साबका रिजीम के जो लोग थे, आप देखें इस बात में कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप में हम जब नाकाम हुए तो फिर एक स्कैंडल सामने आया जिसमें साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, और फिर एक साया कॉर्पोरेशन, और फिर उसके साथ तलहार रहमानी जो क्रिकेट एजेंट है, फिर बाबर आजम, और फिर ये सारे खिलाड़ी। बाबर आजम ने 1 रन किए, तो उन्होंने कहा इसलिए बाबर आजम परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे क्योंकि तलहा रहमानी उन्हें कह रहे हैं तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम रन कर सकते हो, तुम हर मैच में परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हें रन करने की जरूरत नहीं है। ये कहना था उस साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर का जिनसे कल मेरी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब क्रिकेट के हलकों में बाबर आजम को इस वक्त सराहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है रन करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अदाद शुमार भी बताऊं। बाबर आजम ने जी ताबिश से क्या कहते हैं, इंटरनेट इश्यूज हैं, ये कल भी हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहे थे, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि सुबह जिस वक्त हम लोग स्पोर्ट्स का सेगमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि शायद फॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एनीवेज ही इज विद अस अगेन। जी ताबिश। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम में जो मामला अंदरूनी हुए, तलहा रहमानी, फिर क्रिकेट एजेंट और ये तमाम तर चीजों के बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को अब एक राह हमवार हुई है, और ये राह हमवार इस तरह हुई, एक बहुत अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर इसलिए है कि आप देखें, आपको काफी बड़े अरसे तक 2011 वर्ल्ड कप के बाद कोई बेहतर आपको जो है अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद अगर आपको कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल रहा है तो वो आमिर जमाल की शक्ल में आपको मिला है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मकाम मेलबर्न के एमसीजी ग्राउंड में ना सिर्फ 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उससे पहले पर्थ में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी। और आज उन्होंने जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उन्होंने 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, और उन्होंने 35 रन जोड़े 80 गेंदों पर। तो उन्होंने बताया कि ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड ही इम्प्रूव हिमसेल्फ, किस तरीके से चीजों को बेहतर अंदाज से तरतीब दिया जाता है। सही। अच्छा, हम लोग जिस तरीके से भी बात कर रहे थे ना ताबिश अपने बॉलिंग अटैक के हवाले से, कि जो आज का हमारा बॉलिंग एक्शन है वो हमें खासा पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमारे लड़के यही पॉजिटिव एनर्जी लेकर मजीद भी ओवर्स अगर खेल जाते हैं तो आपको क्या लगता है हम कितने रन्स पर जो है वो रिटेन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस को? बिल्कुल, आपकी गेंदबाजी ने आज शानदार अंदाज से जो है अपने को एक्सप्रेस किया, इसमें कोई दो नहीं है। अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि मीर हमजा जिससे मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा था, आपके डोमेस्टिक के जबरदस्त परफॉर्मर्स थे, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज इसलिए कर रहे थे, शायद उनका ताल्लुक कराची से हो, या फिर आप उन्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहे थे कि उनके पीछे कोई लॉबी काम नहीं कर रही है, या फिर वो अच्छे परफॉर्मर हैं लेकिन ना जाने क्यों चीफ सेलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन चले,
वो हालात तब्दील हुए और ना जाने कहां से हवा चली, बर्फ पिघली और मीर हमजा टीम में आए, फिर खिलाड़ी अनफिट हुए, उन्हें मौका मिला और उन्होंने करके बताया, करके दिखाया। और ना सिर्फ उन्होंने करके दिखाया, टेरेस हेड की जो विकेट उन्होंने ली है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि 150 की जो डिलीवरी है वो क्या काम कर सकती है और 128 130 पर आप कितनी बेहतर और अच्छी स्विंग कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो आपका सवाल था, मैं इस हवाले से भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग डेप्थ है वो है इस वक्त पाकिस्तान टीम की लंबी बैटिंग डेप्थ है, लेकिन पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स हैं वो उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। मामूल हक हो या फिर दीगर जो बल्लेबाज हो, परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। मैंने आगाज में ही आपके प्रोग्राम में यही कहा आपसे कुछ देर पहले कि तलहा रहमानी जो है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कल मेरी उनसे गुफ्तगू, उन्होंने कहा अभी भी लॉबी सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट अगर परत में शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा, अब पाकिस्तान टीम मुश्किलात का सामना अगर करती है मेलबर्न में भी, तो उसमें एक बड़ा किरदार ये भी हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से शान मसूद और दीगर जो लोग हैं क्या हिकमत अमली होती है, किस तरीके से मैदान में जो है प्लान्स को सेट करते हैं, और यही तमाम तर चीजें होती हैं। प्लान्स अगर आप सेट करते हैं तो उन्हें बेहतर अंदाज से एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तब शान की कैप्टनसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोशिश तो वो ये कर रहे हैं कि इंडिविजुअली भी वो खुद परफॉर्म करें, लेकिन जाहिर सी बात है वो प्लेयर्स को मॉरली ग्राउंड पर जो है वो बकअप कर सकते हैं, वो उन्हें सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन खेलना वही बात आ गई जिससे हम बाबर के हवाले से भी बात करते थे कि इंडिविजुअली एक प्लेयर को खुद ही होता है। अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो सवाल जो है वो कैप्टनसी पर आकर रुक जाता है कि आपने अच्छी तरीके से कैप्टनसी नहीं की, कप्तानी नहीं की। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह देखेंगे कि एक बार फिर से जो आने वाला नया कैप्टन है उसकी कारकर्दगी को भी सवाल के निशान लगा दिया जाएगा? देखिए, हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट की एक तारीख रही है कि माजी से लेकर अब तक अगर किसी खिलाड़ी को किसी कप्तान के साथ नहीं खेलना है और उसकी दोस्तियां यारियां अच्छी हैं, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं और बड़े लोगों को भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उसकी कोशिश होती है किसी तरह जो है उस कप्तान के इन्फ्लुएंस में ना खेले और फिर वो कुछ तरीके से हरबे अपनाता है तो वो लॉबिंग कर लेते हैं। आपको याद होगा साबिक कप्तान 1992 के कप्तान के खिलाफ भी लॉबिंग हुई, उससे पहले जावेद मियांदाद साहब थे, उनके खिलाफ भी मुनज़्ज़म अंदाज से लॉबिंग हुई, उन्हें कप्तानी से हटाया गया था। फिर हमने देखा कि सरफराज अहमद के टेन्योर में भी लॉबिंग हुई। बाबर आजम जब आए तो भी बताया जा रहा था कि खिलाड़ी जो है एक पेज पर नहीं। एशिया कप में आपने देखा कि मैचेस में जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था, उससे मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही थी। अब वापस से यही है कि अगर शान मसूद कुछ भी कोशिश कर ले, वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर ले, वो अपने नाक़िदीन को बल्ले की जो है मुसलसल परफॉर्मेंस के जरिए भी खामोश कर दे, लेकिन उसके पास जो उसके कांधों पर अब जिम्मेदारी है वो एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज ए कप्तान भी, और कप्तान जो है वो सबको लेकर साथ चलता है। और अगर वो ये कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर के मेरे लिए तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें मैं अपने जो है इक्वली देखता हूं, उन्हें मैं बेहतर अंदाज से डील करना जानता हूं, उनको उनकी बात में सुन के फिर चीजों को डिलीवर करना चाहता हूं, और वो अगर वो कर भी रहे हो तो उसमें एक बड़ा किरदार जो है इन खिलाड़ियों का भी है और वो वक्त के साथ ही आएगा। और देखें किस तरीके से किस करवट ऊंट जो है बैठता है, ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब जो आपने बात की कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें परफॉर्म करना होगा यकीनी तौर पर। अगर जो खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हैं वहां पर मैं भी अगर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप और मैं खिदमत कर सकते हैं, अपने जो चीजें हैं उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो दीगर जो खिलाड़ी हैं टीम में मौजूद हैं, बाबर आजम इसी के लिए टीम में मौजूद है ना कि वो रन्स करेंगे, वो पाकिस्तान को जिताएंगे। वो इसलिए तो मौजूद नहीं है ना कि वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करें या फिर मोहम्मद रिजवान या दीगर जो है अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करें तो वो टीम में आएंगे। उन्हें रन्स करने होंगे, पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस करनी होगी। अक्सर क्रिकेट कैल्कों में ये भी मवाजना किया जाता है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ, तो और ये मवाजना तब दुरुस्त होता है, तब ये बेहतर बैठता है और इस हवाले से तब अच्छी बहस की जाती है जब बाबर आजम उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी परफॉर्म करना होगा। और ये तो नहीं कहा जा सकता है कि अभी मैच पर जो हमारी गिरफ्त है वो मजबूत है, लेकिन सिचुएशन अभी भी इतनी कुछ है कि उसे अंडर कंट्रोल ना किया जा सके। इस वक्त 25 ओवर्स का मैच कंप्लीट हो चुका है और 91 पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं। 125 रन की बढ़तरी उन्हें इस वक्त हासिल है। लेट्स सी के 1
148 की जो उनको है वो बढ़तरी हासिल है। लेट्स सी के आगे चलकर टीम किस तरीके से परफॉर्म करती हुई हमें नजर आती है, क्योंकि मिचेल मार्श इस तरीके से खेल रहे हैं उस हवाले से तो यही लग रहा है कि उन्हें जितना जल्दी आउट कर दिया जाए वही पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हाफ सेंचुरी वो स्कोर कर चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक अपनी कैच ड्रॉप करने की रवायत को बरकरार रखे हुए। तो जनाब आज कैचेस ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर स्कोर को चेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन जनाब, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से। आम इंतखाबात करीब हैं, लेकिन सवाली निशान वहीं का वहीं है कि क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमें पीटीआई के लिए सिचुएशन नजर आ रही है वो कदर मुख्तलिफ नजर आ रही है। उसकी लीडरशिप की मुश्किलात हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कल भी हमने देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। और इस हवाले से शाह साहब का ये कहना है कि मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई की इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें भी हमें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त बेंच की अदम दस्तयाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देने के मामले में पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनने का इंदिया दिया है। फिर बानी चेयरमैन पीटीआई के सिलेक्ट किए हुए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन महमूद खान ये कहते हैं कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी सीट एडजस्टमेंट नामुमकिन है। मुख्तलिफ सियासी जमातों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त आईपीपी के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुस्लिम लीग नून से डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट से पहले पंजाब से कौमी और सूबाई असेंबली की 9 सीटें मांगी हैं। आईपीपी मांग रही है 20, ये मांग रहे हैं जनाब 9, हो गई 29। ताहम नून लीग ने जवाब अभी तक नहीं दिया है और नून लीगी जराए ये बता रही हैं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के बाद जेयूआई का पंजाब में 3 कौमी और 6 सूबाई असेंबली की सीटों की एडजस्टमेंट का पैगाम दिया गया था, जबकि केपी में सीट एडजस्टमेंट के पैगाम पर उन्होंने पहले पंजाब का फॉर्मूला तय करने का पैगाम दिया था और फिर केपी में हमने देखा कि नून लीग की सूबाई और जेयूआई की क़यादत भी पंजाब के फैसले की मुंतज़िर हमें दिखाई दे रही है। जबकि नवाज शरीफ ने ताहाल किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इशारा नहीं दिया और जब हमारी उनके रहनुमाओं से बात होती है अपने प्रोग्राम में, वो भी यही कहते हैं कि अभी इस पर कुछ सोचा नहीं जा रहा है, आम इंतखाबात के बाद देखेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि भुट्टो रेफरेंस के बाद हमने तमाम कर्ज उतार दिए हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है। इस्लामाबाद के लोगों की सोच नहीं जागती, इस्लामाबाद के लोगों को नजर नहीं आता गरीब के साथ हो क्या रहा है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2024 इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर भी दे दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त, 30 लाख घर देने और तनख्वाहें डबल करने के ऐलानात भी कर दिए हैं। बहरहाल इन ऐलानात पर तो बाद में होगी, लेकिन ये तभी होगा ना जब आप इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे। और ऐसे में कुछ लोग तो वो भी हैं कि जिन्हें कागजात नामजदगी भी जमा करवाने के लिए फ्री एंड फेयर जो है रास्ता वो नहीं मिल रहा है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खरल साहब। सबसे पहले तो जरा शाह महमूद कुरैशी साहब की कल वाले मामले के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ रवैया बरता और लग ये रहा है कि जो रवैया उनके साथ ओवरऑल बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत भी मिल गई, रिहाई भी नहीं हो पा रही, मुझे नहीं लगता कि वो आगे इलेक्शंस में हमें आम इंतखाबात में नजर आएंगे। आपको इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो हालात वाक़यात हैं और जिस तरीके से जो मनाजर भी हम देख रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा। जिस तरह अभी आपने बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से भी बात की और दूसरा इनके हवाले से आप देखिए ना, जो गिरफ्तारी होती है उसके लिए वो अरसे से जेल में थे और ये कोई वाक़यात अगर पुराने हैं तो कानून ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है और वो जुडिशियल रिमांड से पहले यानी फिजिकल रिमांड उसका लिया जाता है
तो किसी और मुकदमे के अंदर भी हो तो जेल के अंदर उस मुकदमे में भी उसका जो गिरफ्तारी डाली जाती है या वो रिमांड जो है उसके दौरान उस मुकदमे में भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। शाहमूद कुरैशी साहब कोई फिरार तो नहीं थे कि उनको पकड़ना या किसी मुकदमे में उनके लिए गिरफ्तारी उनकी करना मुश्किल थी। अब मामला ये है कि पहले तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस के अंदर जमानत मिलती है तो उसके बाद तो मुकदमा नहीं था, वो तो मुकदमा बनाया गया जो कि डिप्टी कमिश्नर की जानब से, रावलपिंडी की जानब से नजरबंदी के अहकाम जारी की, जिसका मकसद यही होता है कि किसी भी अगर जो सियासी कारकुन है या रहनुमा है उसको अगर जेल में बंद रखना मकसूद हो तो मुकदमा ना भी हो तो ये जो 3 MPO इसलिए वो इस्तेमाल किया जाता है मुखालफिन को जेल में रखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद वो 3 MPO का जो ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर ने भी वापस ले लिया। अब उसके बाद उनको जेल में रखने का चूंकि जवाब नहीं था, उसके बाद कोई 1-2 नए मुकदमात का जो बताया जा रहा है जो उनकी साहबजादी के बकौल कि टीवी से उन्हें पता चला है कि उनके वालिद को किसी और मुकदमे के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है या वो किस मुकदमे में या कहां पे रखा गया है। मामला यह है कि अगर कोई और मुकदमा होता तो जब ये मनाजर पुलिस वाले जो है जो जिस तरह धक्के मार के उनको ले जा रहे थे ये दुनिया देख रही थी। और इससे पहले हमने हमजा शहबाज के हवाले से भी एक मंजर देखा था जब उन्हें उंगली ऐसे खड़ी की थी और फिर पुलिस वाले बड़े बड़े अफसरान जो है वो एकदम से पीछे हट के खड़े हो गए थे बादब होकर। और दूसरी जानब जो शाह महमूद साहब जो रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन जिस तरह उनको धक्के मारे, सिर्फ एक ही बात की कि मुझे बताया जाए कि कौन सा मुझे को अगर अरेस्ट करना है या कोई इस तरह की चीज जो है वो पुलिस वहां पे बता रही थी कि जनाब ये मुकदमात है, ये थाना है और इनके अंदर जनाब आपको हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो इतना ये सारा ये हंगामा खड़ा ही ना होता। तो मामला ये वो पहले बता रहे थे, बल्कि यही कि जब मैं निकलने लगा तो मुझे बताया गया कि आपको MPO के तहत नजर बंद कर दिया गया। उसी वक्त सामान पकड़ के मैं वापस वहां पे बैठ गया। तो अब मामला ये है कि एक तरफ तो ये चीज है, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो केस की जो हेयरिंग है वो भी आगे डीलिस्ट हो गई है अवेलेबल होने की वजह से। चले वो तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी। जहां तक अभी आपने बात की जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, अब देखें 5 सीटें। अच्छा ये खैर साहब जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है ना, यहाँ पे महमूद खान साहब का भी मैं उनकी स्टेटमेंट भी ऐड करना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसे ही हमने देखा था कि उस्मान बुज़दार भी हुआ करते थे। उन दोनों के लिए बानी पीटीआई से पूरी पार्टी वाले एक टांग पर खड़े रहा करते थे। हालांकि उनकी हुकूमत का चेहरा खराब करने में इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो वैसे लोगों को सामने लाती हैं, तो जैसे इक़्तिदार खत्म होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं? उस्मान बुज़दार भी हमें कहीं नजर नहीं आते अब। देखिए उस्मान बुज़दार साहब उस वक्त भी या उससे बाद भी बहुत अरसे से आपको पता है गायब है। वो किसी भी जलसे जुलूस में या किसी भी इस तरह की इवेंट में वो शामिल नहीं होते थे। और उस्मान बुज़दार को पता नहीं किस वजह से वो क्या उनकी खूबी थी, तो फिर क्या वो नहीं, वो उनकी खूबी ये थी कि वो पीटीआई का बेड़ा गर्क करने के लिए आए थे। हाँ जी, तो वो मेहमान अदाकार के तौर पर आए थे और उसके बाद वो देखे जैसे आए थे इस तरह के लोग जो होते हैं पैराशूटर पर ऐसे आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं और जिस तरह कहते हैं गधे से के सर से सिंह वाला हिसाब है। अब मामला ये है कि ये जो अभी आप बात कर रहे थे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मामला ये है कि 20 सीटें कौमी असम्बली की 19 यानी पंजाब से और एक कराची से मांगी है IPP ने। 44 सीटें उन्होंने मांगी है सूबाई पंजाब से नून लीग से एडजस्टमेंट के लिए। 8 सीटें पंजाब से मांगी है असम्बली से और कौमी असम्बली से 5 सीटें मांगी है काफ लीग की जानब से। इस तरीके से अभी आपने फजल रहमान साहब के हवाले से बताया कि उन्होंने भी 8-10 सीटें 6 सीटें सूबाई मांगी है और कौमी की भी 2-3 सीटें टोटल मिला के 9 है ये 9। अच्छा मामला ये है कि ये जो सारी सीटें हैं तो टोटल 141 सीटें हैं पंजाब की। कौमी की अगर बात की जाए राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया 125-26 ले लेंगे। बाद में एक सर्वे करवाया गया, उन्होंने सर्वे के बाद उन्होंने कहा 100 से ज्यादा सीटें ले लेंगे। अब मामला ये है कि ये एडजस्टमेंट, इसलिए एडजस्टमेंट तो दूर की बात है, नून लीग अपने उम्मीदवारों को अभी तक कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी कर सकी। यानी वो ये नहीं बता सकी कि हमारे किस हल्का से कौमी असम्बली का कौन उम्मीदवार होगा और सूबाई असम्बली से कौन उम्मीदवार होगा। मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, बोर्ड की डिस्प्यूट कमेटीज बन रही हैं, लेकिन वो जो नून लीग के लोग हैं, जो पीटीआई के लोग थे मुनर्रफ या IPP या काव लीग के एडजस्ट करने की जब बात करते हैं तो उनके अपने लोग कहते हैं कि हम अपनी सीट से विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप हमें टिकट नहीं देते तो हमारे साथ सुतेली मो जैसा सलूक
करेंगे आप। तो फिर या आप खरल करना साहब यहाँ पे चाहते हैं, पाकिस्तान तो फिर- मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इत्तेहाद अपना जो फाइनली मीडिया के सामने भी है वो उनके एमक्यूएम के साथ है और काफ लीग के साथ है। जाहिर सी बात है वो भी तो कुछ ना कुछ मांगेंगे, वो भी तो खाली हाथ लौटने वाले नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि पहले तो अपने घर से तो सीधे नहीं हो रहे, वो लोग कह रहे हैं उनके अपने लोग कि हमें अगर आप टिकट नहीं देंगे और हमें अगर इग्नोर करेंगे, तो अगर आप हमारे साथ मुखलिस नहीं है तो हमसे मत तो रखेंगे, हम सरेंडर होंगे। हम आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के मुनर्रफ इरकान जिनको आप लोटों को टिकट देंगे, हम उनको शिकस्त देंगे और फिर हम आपकी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये इसलिए वो फंसे हुए हैं, वो ऐलान नहीं कर पा रहे। एक एक हल्के के अंदर 8-8, 10-10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मामला ये है कि सीट एडजस्टमेंट तो बड़ी दूर की बात, पहले अपने ही अब देखे ना फजल रहमान साहब की जानब से और ये जो सर अब तक तारड़ साहब खासे भी बड़े हमें गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 6-7 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए, टिकट उन्हें मिल नहीं रहा है। देखिए यही मसला है ना कि ये जो चीजें हैं, तारड़ साहब का आप देख लेना कि लाहौर से 2-3 हल्के हैं, उसके बाद गुजरांवाला में वो महमूद बशीर विरक की जगह पे लड़ना चाहते थे, वहां पे एडजस्ट नहीं हो सके। एहसन इकबाल का और नीचे वो फटा पड़ा हुआ है दानियाल अजीज का। हाँ। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के नीचे एमपीए के कागज अपने बेटे के चाहते थे, नहीं हो सके, अपने कागज अवैस की जगह पे करवा दिए उन्होंने दानियाल अजीज के नीचे हल्के में एमपीए के। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के नीचे मनान खान के हल्के के अंदर अपने और मिसेस के एमपीए के कागज जमा करा दिए हैं। दोनों की जो जंग जारी है। इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पर आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे बड़े बड़े रहनुमा जो है नून लीग के वो वहां पे मैदान में आए हुए हैं। तो मामला ये है कि अभी इन्होंने ख्वाहिश की थी ना, इनकी दरखास्त थी इलेक्शन कमीशन से कि कागजात नामजदगी जमा कराना या कागजात वापस लेने की जो तारीख है उसके अंदर 2 दिन की तुसी इनकी दरखास्त पर हुई थी, जबकि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी पीटीआई, जिनसे कागज छीने जा रहे थे जमा कराते हुए और लेते हुए, उनके बावजूद भी उनके सबसे ज्यादा कागज जमा हुए हैं। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अच्छा ये जो आपने कहा ना खरल साहब के बावजूद इसके उन लोगों के सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इस वक्त कुछ जो हल्के हैं सियासी हल्के वो ये बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आप जैसे सीनियर तजकार भी अक्सर टीवी टॉक शोज में बात कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी तो जमा हो गए, अप्रूव कितने होते हैं ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कोई ना कोई एतराजात लगा के इलेक्शन कमीशन इन लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दे। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया और इसके अंदर जो पीटीआई उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी पहली दफा खेली है। उन्होंने एक एक हल्के से 5-5 जमा कराए, बल्कि एक ऐसा हल्का भी जहां से 32 लोगों ने कागजात जमा कराए। अच्छा। कितने लोगों के मुस्तरद कर लेंगे, कितने लोगों के मुस्तरद कर लेंगे? पहले के करेंगे, दूसरे के करेंगे, तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे, उन्होंने बैकअप प्लान रखा। नंबर 1। दूसरा भी मरियम साहिबा ने जो सरगोदे से इलेक्शन के लिए जो पार्टिसिपेट किया है वहां पे, स्नैन साहब जो साबिक एमएन है जहां से नवाज शरीफ भी माजी में इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब मरियम साहिबा जो है, एक तो उनके कागजात के ऊपर इतराज आ गया कि उनके दस्तखत जाली हैं, कैलबरी फाउंड वाला फिर मामला उठेगा, हाईलाइट तो होगा ना उस हवाले से चीजें फिर। अच्छा, दूसरा उनके ऊपर ये आ गया मामला कि उनके जो तायद कुनिंदा है वो उस हल्के से उनका तल्लक नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक और उनके ऊपर इतराज जो है वो आया। इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर ये इतराज आया है, वो जरदारी साहब ने खुद एक्सपोज कर दिया कि वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, लेकिन जो पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर, प्लेटफॉर्म पर। इलेक्शन एक्ट के तहत जो है एक बंदा जो है वो एक भैया के 2 पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। उन पे इतराज आ गए हैं। इस तरीके से चेयरमैन पीटीआई के ऊपर इतराजात लगाए गए हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, कि उनके जो वो सजा याफ्ता है और इसलिए उनके कागजात जो मुस्तरद किए जाए। नवाज शरीफ के कागज चले क्लीन स्वीप हो, वो तो बिल्कुल मैराथन हो गया, अप्रूव, किसी ने इतराज भी नहीं किया। हाँ, मरियम साहबा के ऊपर यह भी इतराज लगा है कि सजा याफ्ता है और सजा इनकी मुअत्तल हुई है, कालदम हुई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, लिहाजा वो भी एक उसके अंदर ऐड है। अब मामला ये है कि ये कागजात एक तरफ तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की फिर बातें आएंगी कि ये इतने इतराजात के बावजूद इनके एक्सेप्ट कर लिए गए, तो पीटीआई के जो कैंडिडेट है इसलिए उन्होंने बड़ी तादाद जो वकला को मैदान में इसलिए उतारा है, उनको ये अंदाजा था कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात जो है वो कैंसिल होंगे। अच्छा, आपने भी बात करते करते ना मैराथन अप्रूवमेंट के हवाले से, प्रूव्ड जो पेपर्स हुए ना उसके हवाले से बात की नवाज शरीफ साहब को लेके, आपको लगता है कि जो जहांगीर खान तरीन है अगर वो भी किसी तरीके से क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा इंतखाबात के लिए लड़ना, क्योंकि सिचुएशन तो उनकी भी मियां नवाज शरीफ साहब वाली थी। देखिए अब चूंकि नवाज शरीफ साहब के कागज जब एक्सेप्ट हो गए हैं तो जहांगीर तरीन खान के कागज रिजेक्ट करना तो कोई जवाब नहीं बनता। एक ही वक्त में 2 कानून मुल्क के अंदर तो नहीं हो सकते।
ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जरा आ जाए, कल जो पीपल्स पार्टी ने अपना पार्टी मंशूर दिया है, और उस पर हमने ये भी देखा है कि कल जरदारी साहब भी ये कहते हुए हमें नजर आए कि 300 यूनिट जो है वो मुफ्त समेत तनख्वाहें डबल करने के जो ख्वाब हैं वो दिखाए जाएंगे, बिलावल की तरफ से कहा गया। और जरदारी साहब हमें ये कहते हुए नजर आए कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस है वो टेकअप करके मामला वो सब होके हम जो है वो इंसाफ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल को 16 साल हो गए हैं, उनको तो ये लोग अभी तक इंसाफ नहीं दिला सके हैं, जबकि खुद जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो 16 महीने के लिए वज़ीर खारजा रहे हैं और इंसाफ की बातें कर रहे हैं वो जुल्फिकार शहीद भुट्टो साहब के हवाले से। देखिए, उनके पास एक कार्ड है और वो कार्ड बेच रहे हैं, और वो बार बार इसी चीज को, आपको पता है हमेशा कि हमारी जो है शहीदों की जमात है और हमने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, तो जाहिर बात है वो उस चीज को इनकैश करना चाहते हैं मैक्सिमम लेवल पे। जो बात आपने की इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 16 माह अभी रही, इससे पहले भी हुकूमतें उनकी रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो इंसाफ जब अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं दिलवा सके, तो मरे हुए जो पहले से उनके यानी आने से हुकूमतों से पहले थे जो बानी जुल्फिकार भुट्टो जो है उसको इंसाफ उन्होंने क्या देना है। रेफरेंस जो है, देखिए ये एक बड़ा जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती है इलेक्शन के हवाले से आपको काफी हद तक ये जो ईंधन फराहम करती है। अब देखिए, जब इलेक्शन माजी के अंदर जब बात हुई थी तो 8 से 13 जो इलेक्शन जब नून लीग की हुकूमत जब आई थी, तो उस वक्त उससे पहले 12 के अंदर जो है असगर खान का केस टेकअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से। उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले और एंटी नून लीग जो पार्टियां वो बड़ी उन्होंने जो है उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा देखिए जी नवाज शरीफ ने 35 लाख लिया था, आइडिया बनी और ये सारी एजेंसियों के पैसे थे और ये लाडले उस तरीके से आए और ये सारा सिस्टम अब उसको इनकैश किया गया, लेकिन उसके बाद उसका आउटकम क्या निकला? क्या नवाज शरीफ साहब को उस हवाले से कोई सजा हुई? क्या वो इलेक्शन में वो हार गए? क्या उनकी जमात हुकूमत नहीं बनी? तो मामला ये है कि इसी तरीके से ये भी एक जो फैसला आएगा, इस फैसले से वो सिंपैथी कार्ड खेले कि देखे जी हमारे लीडर जो है या हमारी पार्टी को किस तरह दीवार से लगाया गया, और इलेक्शन के अंदर ये फैसला आएगा इसको भी लेके वो अपनी हर जो है वो जलसे के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे और आवाम से हमदर्दियां लेने की कोशिश करें। जहां तक मामला है 300 यूनिट मुफ्त बिजली के, तो ये तो आईपीपी की छाप है। आईपीपी ऑलरेडी इस हवाले से बात कर चुकी है 300 यूनिट मुफ्त देने वाली बात की, और बिलावल ने तो वो मुफ्त के साथ सोलर का बताया, तो सोलर की तो वैसे ही बिजली मुफ्त होती है। ये मुझे बात उनकी समझ भी नहीं आई कि 300 यूनिट सोलर के मुफ्त देंगे। लेकिन खरस साहब, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो ऐलानात किए जाते हैं सियासतदानों की तरफ से, ये तो दीवाने के ख्वाब ही हमें मालूम होते हैं। इससे पहले बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई, वो भी इस किस्म के दावे और ऐलानात कर चुके हैं, इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतने घर मिलेंगे। अब यही बातें जो है वो बिलावल भुट्टो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी किस्म की बातें जो आईपीपी के चेयरमैन है वो भी हमें करते हुए नजर आते हैं। कि लोग भी इस हद तक बाशूर हो चुके हैं कि उन्हें इस झांसे में नहीं आना है। प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें क्यों हमारे लीडर नहीं कर पाते? देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात की जाए तो 30 साल हो गए दोनों पार्टियों को, नून लीग को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सूबों में और मरकज में उनकी 30 साल से जमातें हैं। वक्फे से अगर बात की जाए तो 30 साल बन जाते हैं। 15 साल तो मुसलसल अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर रही है, और इस तरह का नून लीग जो है बीच में इसको 4 साल निकाल के 9 साल तो वो भी रहे हैं मुसलसल। इससे पहले भी आपको पता है कितनी देर रहे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, कितनी दफा वजीर आला और कितनी दफा वजीर आजम। तो मामला ये है कि ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि अवाम को, ये लोग देखें ये स्टैंड्स होते हैं पब्लिक के, और जो मंशूर इन पार्टियों का है किसी का उठा लें एक पर, मेरा ख्याल 10% तो बड़ी दूर की बात है कि 5% भी उस पर जो है अमल दरामद नहीं होगा। बल्कि आप किसी पार्टी के रहनुमा से, उसके सरबराह से उस पार्टी का मंशूर पूछ लेंगे, उसको मंशूर का पता ही नहीं होगा। आप उसके मंशूर की शिक्के निकाल के उससे पूछते जाएंगे, वो कहेगा ये किस मंशूर की शिक्के हैं, उसको खुद नहीं पता। जिसको अपना मंशूर का पता ही नहीं है उसने अमल दरामद उस पर करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अवाम की बात अगर आप बात करें तो अवाम, देखिए अब अवाम का 8 फरवरी को एक तरफ तो इम्तिहान है, लेकिन क्या अवाम जो है बड़ी तादाद में या तो निकल आएंगे तो वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जानब यह है कि अवाम बड़ी तादाद में नहीं निकलते और कोई ऐसी उनकी बड़ी तादाद में ना पार्टिसिपेशन करने के बावजूद एक जमात अगर जिसके फॉलोअर, जिसके वोटर निकलते हैं, वो अगर इक़्तिदार में आ जाती है, तो क्या उस कम तादाद वाले लोगों की जो मुंतखब करदा जमात है, जो मुसल्लत करदा जमात है,
क्या उससे मुल्क के हवाले से बहुत दुरुस्त पॉइंट जो है वो आपने हाईलाइट किया असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसको दुरुस्त मैं इस लिहाज से भी कह रही हूँ क्योंकि मैं भी चंद लोगों से मिलती हूँ, चंद खवातीन से जगह जब मैं पर्सनली अपने किसी रूटीन मैटर के लिए जा रही होती हूँ तो वहाँ पर भी इस 2 रोज पहले मेरी कुछ खवातीन से बात हुई और वोट वो कास्ट करना जरूर चाहती थी लेकिन अब वो नहीं चाह रही हैं। और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा तो उन्होंने मुझे वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारा वोट जो है वो चोरी हो जाएगा, हमें पता है उस वोट का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये लोगों के दिलों में, उनके जहनों में अभी से शुकूक शबात है कि क्या फायदा, हम वोट कास्ट कर भी देंगे तो कौन सा हमारी जमात ने जी जाना है, ऐसा नहीं होगा। तो ये लोगों के अंदर जो है ना ये एक लावा पक रहा है, लेकिन यकीन जानिए ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को ये एतमाद देना पड़ेगा कि आपका वोट जो है वो महफूज है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि जितना ही एक तज्जियाकार का तज्जिया लेना इंपॉर्टेंट होता है वहीं पर हमारी कोशिश होती है कि जो इस वक्त इस सियासी इंतखाब में मौजूद सियासी पार्टियां हैं उनके रहनुमाओं की राय लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमने रब्ता किया IPP के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया है उसमें दावे और ऐलानात कुछ ना कुछ मुमासिल रखते हैं इस वक्त IPP के हवाले से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, क्या उनसे इंस्पायर्ड होकर किए गए हैं या फिर सियासतदान जब जानते हैं कि उन्हें इख्तिदार में नहीं आना और वज़ीर आज़म का फैसला तो हो चुका है इसलिए वो कुछ भी ऐलानात कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। महमूद मौलवी साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पार्टी का मंशूर लोगों के सामने रखा है और उसमें उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त जो है वो बिजली दी जाएगी, लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो डबल कर दी जाएंगी। क्या वाकई आप लोगों की जमात से मुतासिर होकर रख दिया या फिर इस सोच के साथ मुतासिर होकर रखा है कि दावे आपने भी कर दिए, दावे हमने भी कर दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वज़ीर आज़म का फैसला तो हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला हमेशा इलेक्शन के बाद ही होगा और इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये क़ब्ल वक्त है डिसाइड करना। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब ने ये दिया, ये देखें हमने ये 4-5 माह पहले महमूद साहब आई थिंक ऑडियो प्रॉब्लम है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर इस वक्त आम इंतखाबात के हवाले से, सो ही इज विद अस अगेन। महमूद साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा कहना है, अब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको कहूँगा, ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ये क़ब्ल वक्त है और ये मुझे तो कम से कम इस वक्त भी देखे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि बहुत दफा जो बहुत फेवरेट घोड़ा होता है वो जरूरी नहीं है कि वो जीतता है, ठीक है ना। जहां तक आप कह रही थी कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया है, मैं इसके लिए ये आपसे कहूंगा कि ये 4 माह कबल हमने ये अनाउंस किया था कि जी 300 यूनिट तक के जो घराने हैं उनको बिजली फ्री मिलेगी। अब उसकी वजह ये है कि ये मैंने हमने एक वर्किंग करके एक सिस्टम से किया, कोई ये ऐलानात के लिए नहीं किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जो लाइन लॉसेस को वर्किंग करके हमने दिया था और ये मेरे ख्याल से फिजिबल चीज है और अल्लाह करे चाहे पीपल्स पार्टी इसको करे चाहे कोई भी पार्टी करे, हमारा मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना। माइलेज लेने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल हमने कहा था, मैंने इस पे वर्किंग की है, अगर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी करे तब भी मैं खुशी की बात है। उस एक बार कांटेक्ट करते हैं, कुछ फ्रीजिंग इश्यूज हैं इंटरनेट के। मैंने पहले ही कहा कि फॉग बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ चीज़ों पे असरअंदाज हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क्स पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। जी महमूद साहब। तो मेरा कहना है कि जहां तक हम बात कर रहे हैं वेजेस की, वेजेस जो है देखिए मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी कहा था कि जी इसको
चीज होनी चाहिए कि भाई 40-50 हजार, मगर ये सब्जेक्ट के भाई महंगाई इसी स्टेज पर है। अगर महंगाई कम होगी तो वेजेज इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोई ऐसा स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता हूं जो कि कल को उसके ऊपर रिट्रीट करना पड़े। आप ये देखें, वेजेज महंगाई के साथ साथ है, अभी चीजों की कीमतें कोशिश कर रहे हैं कि कम करने की, और इंशाल्लाह जो भी हुकूमत आएगी, देखिए उसकी वजह ये इंटीरियम हुकूमत ने भी काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि पहले जो है प्रायोरिटी होगी कि चीज़ों की कीमतों को कम करें। उसकी वजह ये है कि नोट छाप के लोगों को ज्यादा तनख्वाह दे के महंगाई करके ये वर्केबल। और सर ये मतलब ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन खान जो हैं उनको आप हुकूमत का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह का मामला नवाज शरीफ साहब का था। अपने कागजाती नामजदगी वो जमा करवा चुके हैं, बगैर किसी एतराजात के जो है वो गालिबन मंजूर भी किए जा चुके हैं। तो अब रास्ता जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी बिल्कुल क्लियर है, उनके लिए भी कुछ उस तरह के मामला होने नहीं चाहिए। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब के साथ होगा वो जहांगीर तरीन साहब के साथ होगा, तो ये दोनों एक ही आइडेंटिकल केस है। और देखें, हम अगर इख्तिदार में नहीं भी होंगे ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम इख्तिदार वालों के साथ बैठ के अगर उनको समझाएंगे, देखिए उसकी वजह यह है कि जो भी हुकूमत इस वक्त हम देख रहे हैं बनेगी, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी मैं कहूँगा किसी के पास नहीं होगी। जब किसी के पास नहीं होगी तो देखें फिर सब सर जोड़ के बैठेंगे कि इस मतलब इस बहरान से मुल्क को किस तरह निकाला जाए। महमूद साहब, जिसके पास इस वक्त बज़ाहिर क्लियर मेजॉरिटी नजर आ रही है, वहां पे तो हालात ही हमें बड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मेजॉरिटी के मामले में जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है आप लोगों का नून लीग के साथ, वो कहां पर क्या कहते नजर आ रहा है? पंजाब में भी स्पेशली आपका ताल्लुक चूंकि कराची से है, सिंध से है, तो कराची में भी कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट के मामले पे कोई बातचीत हो रही है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, सीट एडजस्टमेंट होता है जहां कुछ नंबर्स होते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा कि जी सीट एडजस्टमेंट होंगे। अभी तो एमक्यूएम और पीएमएल का नहीं हुआ है, मगर मैं बता दूं, देखिए सीट एडजस्टमेंट सेकेंडरी है। जो भी पार्टी के जितने सीट्स निकलेंगे उसके बाद बैठ के वो सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे कि जी हमारे इतने हैं तो उनके इतने, तो हुकूमत भले कोई भी बनाए, हम नहीं ये कह रहा हूँ कि हम हुकूमत बनाएंगे, मगर एडजस्टमेंट करके देखें। इस वक्त प्रायोरिटी, जैसे जरदारी साहब ने भी कहा, नवाज शरीफ ने भी कहा, प्रायोरिटी ये है कि मुल्क को इस बहरान से निकालना है। तो सर, कराची से भी कितने हलकों से आप लोग जो है कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं? देखिए, हमने तकरीबन 35 हलकों से नामजदगी जमा करा चुके हैं। कराची से 35 हलकों में। कौन कौन से पॉपुलर इलाके इसमें शामिल हैं? कौन कौन से पॉपुलर हलके हैं? देखिए, कोरंगी से भी हमने हमारे काफी पॉपुलर हलके हैं, और हमने नुमाइश से भी जमा कराया हुआ है। उसके अलावा जो है अब सेंट्रल से भी हमने जमा कराया है, और बल्दिया से भी औरंगी से जमा कराया है हमने, और उसके अलावा मतलब काफी जगहों से हमने जमा कराए हैं, मलीद से जमा कराए हैं। देखिए, हमने ये जो है हर इलाके से उन लोगों को टिकट दिया है जो कि वहाँ के कारकुन हैं, ठीक, और वहाँ पे काम करे लोगों के। हमने कोई बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लेके आए हैं कि जी हमने उनको वहाँ पे टिकटें दिए। हमने वहीं के लोगों को टिकटें दिए जो कि एक्टिव है पॉलिटिक्स में, जो कि मैं कहूँगा ग्रास रूट लेवल के लोगों को हमने टिकटें दिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जी लोगों की खिदमत ग्रास रूट से शुरू हो। सही। अच्छा सर, ये जो भी आप बात कर रहे थे ना कि सीट एडजस्टमेंट का मामला इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि ये आम इंतखाबात के बाद ही इस मामले पर सोच विचार किया जाए, और 2/3 मेजॉरिटी भी आपको तो यूं किसी जमात की नजर नहीं आ रही, और हम आवाम भी इसको देख पा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मखलूत हुकूमत का फैसला होगा वो किसी भी वजीर आजम के लिए बेहतर साबित होगा? क्योंकि इस वक्त जो आगे बढ़कर अब मौशी पॉलिसियों के हवाले से फैसले किए जाने हैं वो बहुत सख्त होंगे, और इसका बोझ के तमाम बाकी जमातें मिलकर उठा लेंगी।
पाएंगी? क्योंकि 16 माह की भी जब आप लोगों की हुकूमत खत्म हुई है तो हमने वहां पर भी देखा कि पीडीएम में स्पेशली पीपल्स पार्टी के वाले से भी बात करें तो वो कोई बर्डन अपने ऊपर नहीं लेते। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनके किए गए फैसले थे, बाद में भी यही होगा, फलां वज़ीर आज़म थे, उनके किए गए फैसले हैं, हम इसके अंदर कोई जो है ना वो किरदार अदा नहीं करते। देखिए, मैं कहूँ कि अगर ये मखलूत हुकूमत बनेगी तो एक थिंक टैंक बनेगा, ठीक, जो कि मुल्क के इंटरेस्ट में जो जो चीजें होंगी वो जो है कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट वही हो। आज भी देखें जो इंटीरियम गवर्नमेंट चला रही है गवर्नमेंट, आप मुझे बताएं कि ये 18 माह से इनकी कारकर्दगी बेहतर कैसे है? उसकी वजह ये है कि एक टीम बनती है जो उनको समझाया जाता है कि देखिए जी ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर है और रिट ऑफ द गवर्नमेंट आनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी अपने टीवी शो में कहा था, इलेक्शन कमीशन की भी रिट होनी चाहिए। अगर हर चीज के अंदर जो है अदालतें मुदाखलत करेंगी तो फिर मैं आपको बताऊं चीजों का चलना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल अदालतें हैं, मगर एक एक्सट्रीम केसेस के ऊपर, हर छोटी छोटी केसेस के ऊपर अगर आप मुझे बताएं ना, कोई हर चीज के ऊपर स्टे ऑर्डर मिलते रहे कि जी ये रोड बनाना है तो स्टे ऑर्डर आ गया, ये चीज करना है तो स्टे ऑर्डर आ गया, तो ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? देखिए अदालतें बिल्कुल सही, मगर अगर हर छोटी इश्यूज के ऊपर स्टे ऑर्डर और रिवर्स वर्डिक्ट्स आना शुरू होंगे तो कोई भी इदारे जो है नहीं चल सकेंगे। आप मुझे बताएं ना, हम कहते हैं कि निचकारी करनी है, अदालत कहेगा जी स्टे ऑर्डर निचकारी नहीं करनी है। भाई देखिए, अवाम ने एक लोगों को सेलेक्ट किया है, वो मिल मैं मौलवी साहब से जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जी 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 प्लीज कंटिन्यू। मतलब मेरा कहना है तो उसको जो है ये ज़हन में रखना है कि मुल्क क्राइसिस में चल रहा है और आज जो भी लोग बैठे हैं ऐवानों में बैठे हैं वो मुल्क के इंटरेस्ट में बैठे हैं। हम नेगेटिव ना लें ऐवानों में बैठे हुए लोगों, हम उनको पॉजिटिव लें कि देखें वो जो है उनको कोई मुल्क के दुश्मन नहीं बैठे हैं, तो उनको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उनको काम भी करने दिया जाए ना। देखें ना, अगर जहां बड़े इश्यूज है, अगर कोई चीज गलत है बिल्कुल मैं कहूंगा उसके ऊपर नोटिस ले, मगर हर छोटी चीज के ऊपर अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। स्पेशली मैं कहूंगा निचकारी का इशू है, पॉलिसी मैटर्स है। अगर एक पॉलिसी बन रही है कि जी मिसाल दे रहा हूं कि जी तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए, अब जाके कोई अदालत से कोई मिल वाला स्टे ले ले कि नहीं जी इतनी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। 100% दुरुस्त बात की आपने मौलवी साहब। मैं यही यकीन जानी है, अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि सियासतदानों को यहाँ पे तो खैर फिक्र पड़ जाती है कि फलाना केस जो है आप अदालत लेके चले गए, प्राइवेटाइजेशन का मामला, वो एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन जब चीनी और शुगर मिल्स के हवाले से बात की जाती है, पता नहीं कितने महीने गुजरने को आ गए, स्टे ऑर्डर अभी भी चल रहे हैं और हर जगह आप जाकर देखें मनमानी कीमतों पर लोग अपनी चीनी जो है उसे फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तकरीबन 176-175 रुपए तो किलो इस वक्त लोगों को चीनी दस्तयाब है। और इस तरह के मामलात में जब अदालतें स्टे ऑर्डर दे देती हैं, मौजूद अदले की तरफ से इस किस्म के फैसले किए जाते हैं, तो यकीन जानिए उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन का मामला तो फिर बहुत बड़ा मामला है। ये चीनी और बाकी फ्लोर मिल वाले मामला जो हैं ये बड़े छोटे छोटे मामले हैं जो लोगों के घर के किचन से रिलेटेड है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे रिक्वेस्ट है अदालतों से कि जो अवाम के इंटरेस्ट के मामलात हैं इसके अंदर खुदा स्टे ऑर्डर्स ना दिए जाएं। मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, अगर हम कहते हैं कि जी आटा 125 रुपए किलो बिकना चाहिए, लोग जाते हैं वहां से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, नहीं जी ये गलत है। देखिए अगर हर चीज स्टे ऑर्डर ले ले, आटा, चीनी, दाल, देखिए इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है कि जी इसके ऊपर ये ड्यूटी होना चाहिए और अगर इतना मार्जिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए एसेंशियल आइटम्स पे। अगर उनके ऊपर अदालतें स्टे देते रहेंगे तो ये अवाम के साथ ज्यादती है। देखिए एसेंशियल आइटम दुनिया भर में जो है एक उनके फिक्स रेट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी किसी को इंपोर्टेड मक्खन खरीदना है वो 10,000 रुपए का खरीदे, आई एम नॉट बॉदर्ड, मगर जो चीज एसेंशियल आइटम है लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के लिए है उसके ऊपर जो है उसका रेट फिक्स होने चाहिए कि अगर आटे का ये पूरे साल ये फिक्स होना चाहिए, चीनी फिक्स होना चाहिए, दालें फिक्स होनी चाहिए, घी जो है, कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट बैठ के उसके ऊपर बाकायदा एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाएगी और ये एसेंशियल आइटम्स जो है
जो है फिक्स रेट होंगे ताकि लोगों को मेंटल रिलीफ मिले। ठीक है ना। अगर कोई हम बात करते हैं कि जी पॉलिसी दे दें कि लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तो जहां पे होना चाहिए वो होता ये है कि अगर कोई चीज कोई यूनियन भी कह रही है, अगर वो सही कह रही है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, तजवीज़ तो है, बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हुकूमत से लोग सियासतदान बाहर होते हैं तब वो इस किस्म की बातें करते हुए हमें, लेकिन जब वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो तब वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और फिर 1 किलोमीटर का जो सफर है हेलीकॉप्टर का वो उन्हें 45 रुपए में अवेलेबल और इजीली रीजनेबल हमें नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में होता रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि चीनी की कीमतें जो है उस पर स्टे ऑर्डर मिले हुए तकरीबन कोई साल से जायद का अरसा गुजरने पर आ गया है, लेकिन ये स्टे ऑर्डर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कि अपने मफाद के चक्कर में जाकर अदालत के अंदर एक दरखास्त दायर कर देते हैं और अदालत जो है वो ऐसी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर देती है और फिर स्टे ऑर्डर्स इतने लंबे हो जाते हैं कि बीच में दरमियान में जो गरीब आदमी है ना वो बहुत ही परेशानी की जिंदगी गुजारा होता है। खुदा के लिए लोगों के घरों में जाके देखिए, लोग 1-1 किलो, आधा किलो चीनी, आटा, दाल, चावल लेकर आ रहे हैं और सख्त अफसोस होता है उनके किचन्स की ये हालत देखकर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ एक सियासतदान थे, आईपीपी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब, और उनसे जब मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया, जब गुफ्तगू तमाम हुई तो इस नतीजे पे मैं पहुंची कि दावे ज़रूर सियासतदान करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसके सिर्फ के फैसले वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हुई होती हैं। IMF के पास हम लोगों का जाना जो है वो वतीरा बन चुका है। जब तक हमें कोई इंटरनेशनल एड ना मिले, हम लोगों का जो किचन है, जो कंट्री किचन है, वो चलने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे में हमारे प्रोग्राम में इस सेगमेंट में जो बैठने वाले एक गेस्ट हैं वो दूर बैठे हुए मुझे सुन रहे थे और अभी जब ब्रेक पर उनका सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरी उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि जरा आप हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं कि चीज़ अगर महंगी हो गई है तो हम उसको महंगी से सस्ती कर दें, जबकि ये हमें एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन नजर आती है। और वाकई ऐसा है भी, ठीक है, लेकिन इस पर हम लोग और क्यों नहीं करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों की आमदन में इजाफा कर दें। जो आमदन वो कमाना, क्यों वो 15,000 रुपए पर ही कमाने पर बसेद हैं, वो 15 से 45,000 रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चेंज होना चाहिए या फिर आपको अपनी सलाहियतों को किसी और तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि माजी में हमने देखा है, एक टाइम होता था, मुझसे भी कोई पूछता तो मैं कहती थी बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं टीचर बनूंगी, लेकिन मैं तो एक एंकर हूं, तो मेरा कमाने का मयार, मेरा कमाने का तरीका, मेरा कमाने का अंदाज मुख्तलिफ है। अब मैं अपनी इन स्किल्स को ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेल कर सकती हूँ बल्कि मैं डिजिटल मीडिया पर भी इन्हें मजीद एक्सप्लोर करते हुए सेल कर सकती हूँ। तो जनाब, डॉक्टर, इंजीनियर्स या ब्यूरोक्रेसी या सरकारी ऑफिसर, ये पुराने जमाने में अहमियत के हामिल होते थे, शोबे हैं आज भी, लेकिन अब जिंदगी गुजारने का तरीका बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। डिजिटाइज हो चुका है हमारा मुआशरा और डिजिटाइज होने के बाद कितनी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करे हैं डिजिटल एक्सपर्ट रेहानुल्लाह वाला साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग रेहान साहब। रेहान साहब, मेरी कोशिश होगी कि हम किताबी बातें ना करें क्योंकि मैं इसीलिए अपना इंट्रो छोड़कर मैंने वहां से बात शुरू की जो आपकी और मेरी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। डिजिटाइज हो चुके हैं हम लोग एक खासी हद तक। सोर्स ऑफ इनकम लोगों का डिजिटल मोड पर किस तरीके से जा सकता है, कि क्या क्या सोर्सेज हैं हम लोगों के पास कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके इस तरीके से अपने इनकम्स में जो है वो इतनी % ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद बमुश्किल 2 किताबें पढ़ी हैं। मैं मैट्रिक फेल आदमी हूँ। अच्छा। और मेरा PhD फेल, ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। मेरा PhD फेल होने में है और मैं 100 मुल्कों में काम कर चुका हूँ, 7 मुल्कों में रह के। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ और अनफॉर्चुनेटली जब आप सफ़र करते हैं तो आपको दुनिया जो 97% मुल्क से बाहर है वो नज़र आती है। जब वो आप देखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1000 है, दुनिया की पर कैपिटा इनकम $10,000 है, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम $55,000 है, तो हम दुनिया से 10 गुना पीछे, सिंगापुर से 55 गुना पीछे, यूरोप से 50 गुना पीछे और अमेरिका से 45 गुना पीछे हैं। तो हमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े से सादे चावल के अंदर थोड़ा सा पुलाव बना के उसको बेचने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम सस्ते दाम बेच देते हैं। आप जब भी कभी कोई कॉफ़ी ख़रीदने जाती हैं अच्छी दुकान से, तो उस पर किसी का नाम लिखा होता है।
चाय लेने जाती हैं तो लिप्टन टपाल का नाम लिखा होता है, केले पे नहीं होता, अमरूद पे नहीं होता, बाकी चीज़ों पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने ब्रांड नहीं किया। हमारे पास ई कॉमर्स पिछले 12 साल से बहुत सक्सेसफुल जा रही है, हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे। क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए FBR ने कहा कि जी क्रेडिट कार्ड से पैसे देंगे तो 15% की जगह 5% टैक्स लेंगे। इनको ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए कहना चाहिए ऑनलाइन से खरीदोगे तो 0% टैक्स चार्ज करेंगे। क्यों पेट्रोल ज़ाया करते हो? क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हो? घर पे बैठ के ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगा। जब 5% का 10% का इंसेंटिव मिलेगा तो लोग बड़ी खुशी से 1 किलो चीनी पे भी 15 रुपए किलो बचा रहे होंगे। 15 रुपए किलो, और 2 रुपए के लिए फड्डा चढ़ जाता है कि जी अगर बढ़ जाती है तो हम थोड़े से जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो ओल्ड स्कूल हैं, वो अभी तक उसी पुराने पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं डबल कर दूंगा पैसे, मैं भीख ज्यादा मांग लिया करूंगा बाहर जाके। चलिए मैं आपके सामने ना अपने एक सवाल रखती हूँ, आपने एक एग्जांपल के साथ मुझे बताना है कि ये बंदा अगर इस तरीके से काम कर ले तो बड़ा इजी हो जाएगा। हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी से बाहर, सोसाइटी के अंदर कोई शॉप नहीं है सिवाय एक के, और सोसाइटी के बाहर जो है ना वो गली शुरू बाजार से शुरू होता है और उसके बाद ना मुझे परचून की तकरीबन कोई 10 से 12 दुकानें नजर आती हैं। कोई एक बंदा अगर अपना बिजनेस जो है वो डिजिटाइज कर लेता है तो क्या आप उसको एग्जाम्पल देंगे कि भाई यार यही काम कर लो, ऐसे डिजिटाइज हो जाएगा सोसाइटी के वो लोग जिनके पास घरों में लड़का नहीं होता, बच्चा नहीं होता दुकान पर भेजने के लिए, तो तुम्हारी भी दुकान अच्छी तरह चलती रहेगी और लोगों के लिए भी मामलात आसान हो जाएंगे। वो फूड पांडा और दराज डाल लें अपने मोबाइल के ऊपर, जी काम खत्म हो जाएगा। मैं इससे आसान एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 10 मिलियन लोग नौकरी करते हैं जी, और अब वो तकरीबन सारे के सारे लोग ही जो कंप्यूटर वाली नौकरी करते हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं, उस पर इंटरनेट होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो वहीं कहीं उसी शहर का होता है। बिल्कुल। अगर एक टंडो आदम से बंदा मूव करके लाहौर शिफ्ट हो जाए तो उसकी आमदनी 50,000 रुपए से बढ़ के 80,000 हो जाएगी जी। अब वही आदमी सिर्फ क्या करे कि कहे कि जी आज के बाद में मैं लाहौर में नौकरी नहीं करूंगा, मैं उसी कंप्यूटर पे इसी इंटरनेट बैठ के सिंगापुर में नौकरी ढूंढूंगा, रहूंगा यहीं पे, यूके में नौकरी ढूंढूंगा, यूएस में नौकरी ढूंढूंगा और सो कॉल्ड रिमोट जॉब करना शुरू करूंगा। बजाय इसके कि मैं कहूँ कि ये मेरा इतना बड़ा CV, अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल ठीक करे, लिंक्डइन पे जाए रिमोट जॉब ढूंढे, hiring.cafe एक और वेबसाइट नई रिलीज हुई है उस पर जाए रिमोट जॉब तलाश करे, इंटर्नशिप भी अगर वो कर लेगा तो यहाँ पर बैठकर जो एक बेचारा अकाउंटेंट है 50,000 रुपए कमाता है, सिंगापुर में वही इंटर्नशिप सिर्फ कर ले तो उसकी $500 पे लग जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा चीजें फर्क भी नहीं करनी पड़ेंगी और उसकी आमदनी 1.5 लाख रुपए हो गई। भाई तो तुम 1 लाख रुपए जाया कर रहे हो। अब अगर आपकी कोई दोस्त जाए और ब्रांड न्यू करोला जाके 55 लाख की गाड़ी को 2 लाख की बेच के आ जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। exactly. वही क्या करके आ गई। इसी तरह हम अपना टाइम सुबह शाम दोपहर सस्ता बेचे जा रहे हैं। भाई 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, 5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो 50,000 रुपए क्यों काम कर रहे हो? क्या करना चेंज? 10%, 5% सिर्फ जगह। मुझे टेलीनॉर पाकिस्तान में नहीं नौकरी करनी, मुझे टेलीनॉर सिंगापुर में करनी, मुझे टेलीनॉर नॉर्वे में करनी, दैट्स इट। और जाने की भी जरूरत नहीं है, वीज़े की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं है, वो बड़े आराम से आपको इंटर्नशिप दे देंगे $500,000 में। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोगों के जो इस वक्त पेजेस चल रहे हैं, हमने देखा कि मोनेटाइजेशन होने के बाद उन लोगों के लिए खासी आसानी हो गई है। मिनिमम मोनेटाइजेशन से लोग कितना अर्न कर सकते हैं? दूसरा ये कि अकाउंट्स को वेरीफाइड अगर आप करवा लेते हैं तो उससे मोनेटाइजेशन पर कितना इम्पैक्ट आता है? देखिए, मेरी जिंदगी का मिशन है कि कम से कम हर बंदा पाकिस्तानी $500 महीना कमाए। मैं इसके लिए काम करता हूँ। $500 यूट्यूब से आम पाकिस्तानी नहीं कमा सकता। यूट्यूब का कंटेंट के ऊपर इश्तिहार जो लगते हैं पाकिस्तान में वो सस्ते लगते हैं। या तो आप अंग्रेजी कंटेंट बनाना शुरू करें, अंग्रेज को टारगेट करना शुरू करें, तब आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। वेरिफिकेशन से मोनेटाइजेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और वेरिफिकेशन से सिर्फ आपको शशका मिलता है, जो कि हमको शौक है कि जी मैं तो वेरीफाई आईडी हूँ। मेरी प्रोफाइल 7-8 साल से वेरीफाइड है। मेरी तो मुश्किल में जान है, हर आदमी यही कहता है वेरीफाई कैसी होती है, वेरीफाई कैसी होती है। तो इसका फायदा कुछ नहीं होता। वेरिफिकेशन थी ऑथेंटिसिटी के लिए कि आप एक वेरीफाइड आदमी हैं, आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी उनको दी है, वो ये देख सकता है कि आपके नाम की अगर 10 लड़कियों ने आईडी बना ली है तो वो ब्लू अगर साइन है तो इसका मतलब वो आप हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर साइन है तो वो आप हैं। ये वेरिफिकेशन सॉर्टिंग करने के लिए, इसका मोनेटाइजेशन से कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल इलेक्शन सीजन चल रहा है, अभी आप मेरी डिस्कशन भी सुन रहे थे, तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो सियासी जमातें हैं अगर वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स को डिजिटाइज कर लें, जहां से वो अपना पार्टी मंशूर, अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू कर लें, तो उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करना कितनी आसान हो जाएगी? सियासी जमातों ने अनफॉर्चुनेटली, जहाँ अवाम है ना, हमारी जाहिल अवाम ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, वो टिकटॉक पे ट्रू, वो तो हो जाएगा ही नहीं अभी तक। वेबसाइट कौन खोलेगा भाई?
यहाँ पे तो किसी को गूगल करना नहीं आता है, मैट्रिक इंटर मास्टर्स करके कहते तो हैं जरा मतलब गूगल करके बता दो। आप कंटिन्यू करते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक जो है वो ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस है हमारे लोगों यूट्यूब के लिए? रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, इस पे कन्वर्ट करें। हाफिज नईम की एग्जांपल हमारे सामने कराची के, पूरा इलेक्शन स्वाइप कर गए, सिर्फ 4 लड़कों की टीम ने उठा के पूरा इलेक्शन की शक्ल चेंज कर दी। मुश्किल पड़ गई पीपीपी को, लड़ाइयाँ शुरू हो गई आखिर में कि क्या हो गया, और लेकिन फिर भी उससे सबक हासिल नहीं कर रहे। 3 महीने या 2 महीने इलेक्शन में रह गए, किसी के मुझे कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नजर नहीं आ रही है। तो वहाँ पे झूठ भी कम चलता है। पॉलिटिशियन के लिए जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि एक सेल चलाना है, मीडिया सेल चलाना है, या किसी सचिव दबात ने आपसे कांटेक्ट किया हो या आपकी टीम से? वो अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है। वो अखबार उठाते हैं सुबह का, जो कोई नहीं पढ़ता, टीवी मॉर्निंग शो लगाते हैं, सॉरी आपका नहीं सर, प्लीज जिसको कोई नहीं देखता। मैं एक वीडियो डालता हूँ ना, तो मुझे 150-200 मैसेजेस। हम लोग खुद इस चीज पर अग्री करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो बैठकर काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपना डिजिटल कंटेंट है उसके व्यूज देखने से ताल्लुक रखते हैं, और खुद न्यू पाकिस्तान का माशाल्लाह पेज जो है वो अब मिलियंस पर जाने वाला है। सो वी जस्ट होपिंग कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत हमें ऐसे ही मिलते रहे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि आप लोग जो है वो मोबाइल की तरफ जरा ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, रादर देन दिस कि वो सुबह सुबह बैठकर पूरा मॉर्निंग शो देखें। कंटेंट में जान दें। बच्चे आजिज आ चुके हैं ये पॉलिटिक्स की बात सुन के, बैंक साइज। लोगों को एजुकेट करें, बुद्धू नहीं है। और अगला इलेक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप इस तरीके से जीत जाएं, इम्पॉसिबल है कि यही मंजन बेचते रहें, क्योंकि अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चैट जीपीटी बातें करती है, एनी बातें करती है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बेशक ना गए हों, आपका फ़ोन आपको एजुकेट कर देगा। फिर आप किसको, फिर आप बाहर वालों को ज़्यादा जानते होंगे, यहाँ वालों को कम जानते होंगे। आखिरी इलेक्शन है जो कि आप बुद्धू बना के जीत सकते हैं, उसके बाद हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। पीटीआई के हवाले से कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया की जमात है। क्या ये एक रीजन है कि यूथ का जो सपोर्ट है वो उनकी तरफ ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वर्किंग की हुई है? आई थिंक इमरान खान ने 23 साल लगाए एक जहन साजी करने के अंदर, एक नया नैरेटिव देने के लिए उसको। और आई थिंक के पीटीआई के और दूसरी जमातों के भी लोग ये बात बोल चुके हैं कि मीडिया हैज चेंज, the way you change people's mindset has already changed। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली 65% जिस मुल्क का अपना नाम नहीं लिख सकता हो, वहाँ तो जुल्म और ज़्यादती है ना कि अभी तक हम इसको इंट्रोड्यूस ना करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हमारे स्कूल की टीचर है, इसको आप अपने फ़ोनों में डाल लें, इसका नाम ऐनी है, फ्री है। ये हर चीज़ का, हर बात पे हर वक्त जवाब देती है। ये है नई टीचर, ये है नया सीखने का तरीका। और ये इसी तरह से चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी उर्दू, पंजाबी, सराइकी, हिंदी, पाकिस्तान की सब जबानों में सारा होमवर्क आपको करा देते हैं बाल करके। आप खाना पका रही हैं, उसको ऑन करके छोड़ दें, बताती पूछती रहें, हाँ भाई देखो मैं ये डाल रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगले साल से ये चीज़ व्हाट्सएप में आ जाएगी, अगले साल से गूगल हर फोन में बिल्ट इन आ जाएगी। लेकिन हमने ये देखा भी 2 रोज पहले भी मैंने खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी कि गूगल ने अपने बहुत से मिलियंस में जो मुलाजमीन हैं उन्हें निकाल दिया है। 30,000 मुलाजमीन अभी निकाले, मतलब 3 मिलियन तो नहीं, 3 मिलियन तो नहीं हुए, खैर बहरहाल ये तो मतलब लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी नहीं है साथ साथ? जब घोड़ा गाड़ी के बाद रिक्शा आया तो अब घोड़ा गाड़ी वाला क्या करे, या तो अपने आप को रिक्शा ले ले, या घोड़ा गाड़ी, मैं तो घोड़ा गाड़ी चलाऊंगा, जिद्दी है तो फिर चलाते रहे, नो प्रॉब्लम। जब जमाना चेंज होता है तो नोकिया जैसी कंपनी भी बंद हो जाती है, कोडैक जैसी कंपनी भी बंद हो जाती है। जमाने के साथ अपने आप को बदलना होगा। अगर हम बदल लें तो हम आज खामखाई के गरीब कंट्री में रहते हैं। एब्सोल्युटली रिडिकुलस है कि हम मैंने तो कभी टीवी पे इश्तिहार नहीं देखा, डेंगू का इश्तिहार होगा, सिगरेट का इश्तिहार होगा, ये नहीं देखा। भाई आप 50,000 रुपये कमाते हैं, यहाँ नौकरी करना बंद कर दें, सिंगापुर में ढूंढें, अमेरिका में ढूंढें, इधर ढूंढें, ये वेबसाइट है। भाई आप स्कूल नहीं गए, चैट जीपीटी इंस्टॉल करें, उससे बातें करें, उससे सीखें। वो जो टीचर आपको उल्टा सीधा पता नहीं क्या गटरम बटरम बताती रहती है, उससे अच्छा है कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर वक्त हासिल करें। तो क्या ये चीजें जो है जाकर ही कहीं से कोर्सेज लेने पड़ते हैं या ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? क्योंकि अमेज़न और फाइबर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती को यूज कैसे करना है। पाकिस्तान के लोगों को अभी तक गुफ्तगू करना नहीं आती, लड़ते हैं, बात नहीं कर सकते। तो जब इंसानों से बात ही नहीं कर सकते, लड़ने खड़े जाते तो कस्टमर कहेगा भाईजान सलाम अलैकुम, मैं फिलीपींस से करवा लेता हूँ। वो पाकिस्तान पे मुनहसर सिर्फ नहीं फंसा, वो कहेगा इंडोनेशिया से करा लेता हूँ, बांग्लादेश से करा लेता हूँ। लेकिन हमने रेहानुल्लाह साहब यहाँ पर देखा है कि लोग जो हैं वो मतलब यानी कि आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज कर रहे हैं बाहर की कंपनीज के लिए।
सारी नंबर 1 की इस वक्त एक्सपोर्ट जो हो गई है आफ्टर टेक्सटाइल हो गई है पाकिस्तान की, लेकिन हम उसका अभी लुब्बे लुबाब तक भी नहीं पहुंचे हैं, हम लो एंड प्रोडक्ट्स में हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें सुनना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता और डरते रहते हैं वक्त, सर कर देते हैं, सुनते हैं नहीं क्या बोला आगे वाले ने, जाके कबूतर की जगह बिल्ली लेकर आ जाते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी लेके आ जाते हैं। क्यों नहीं सुनते? ये मेरा एक दोस्त है, वो हर साल 3 दफ़ा आता है मेरे साथ यहाँ पे, मैं उसको घुमाता हूँ फिर आता हूँ, कहता है मुझे 1 मिलियन आदमी 6 लाख रुपए महीने में दे दो। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, उसको हर बंदा जब मिलता है कहता है इनको तो सुनना ही नहीं आता। मैं इनको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, कि जो आपसे मैं बोल रहा हूँ क्या आपको वो समझ में आ रहा है या आप रिएक्शन के लिए बैठी हैं? हम तो ज्यादातर लोग जी 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 बगैर सुने फर्क करके जवाब दे देते हैं। तो ये जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि हमने डरा के रखा हुआ नेशन को। कल मैं एक स्कूल में गया, 4 और 5 साल के बच्चे थे, उसको डराया हुआ था, उसको खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। मैं कहता हूँ ये इनको आपने कैदी बना के रखा हुआ है, बाहर कहते हैं ये बाहर जाके तो बिल्कुल शेर होते हैं। मैंने कहा अंदर शेर बनाए ना, जब आप इनको शेर बनाएंगे तो बब्बर शेर वाले को बाहर जाके काम करेंगे, आप अंदर बुला के उसको पहले बिल्ली बनाते हैं, फिर कहते हैं ये तो बच्चा मेरा शेर है। कहाँ से बच्चा शेर है? ट्रेनिंग में अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए मैंने स्कूल बनाया है। आप हमारे स्कूल के बच्चों से मिलें, वो आपके साथ ऐसे इंटरव्यूज करेंगी कि आप कहेंगे ये 12 साल का बच्चा नहीं हो सकता। सही, लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो ट्रेनिंग है लोगों की वो क्या जाकर ही हो पाएगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा ना किसी को भी कुछ अगर सीखना है, कुछ करना है तो फलाने बंदे की तरफ से जवाब भी आता। कोई भी डिजिटल एक्सपर्ट हो, मैंने मोस्टली लोगों को ही देखा है कि जब तक आप कोर्सेज नहीं लेंगी, जब तक आप ये करेंगी नहीं, हम आपको कुछ कर नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते। लोगों के लिए प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं रह जाती है। वो कहते हैं कि हम 20-25-30 हज़ार रुपए लगाकर जो करना है वही 20-25 हज़ार रुपए हम अपना बचा ना लें। YouTube अपना हर कोर्स फ्री में पढ़ाता है, गूगल अपना हर कोर्स फ्री में पढ़ाता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना हर कोर्स फ्री में पढ़ाता है, सब कुछ YouTube पढ़ा है। रेहान अल्लाह वाला हर एक कोर्स फ्री में पढ़ाता है। 12,000 वीडियो मेरी YouTube पे पढ़ी हैं, सुबह से शाम तक जाके देखते रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना सीख सकें। देखिए 2 तरीके से लोग, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से जापान शिफ्ट हो जाएं, 2 तरीके हैं सीखने के लिए। या तो आप वहाँ जाके 400-500 जापानी दोस्त बना लें, और या आप जाके जापानी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें। अगर आप जापानी दोस्त बनाएंगे तो 2 फायदे होंगे। तो आप एक तो जापानियों में बैठेंगे सुबह शाम, एक तो जबान आ जाएगी। दूसरा आपके इतने सारे दोस्त बन जाएंगे, उसमें कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, नेटवर्क हो जाएगा। अब जब भी आपको नौकरी चाहिए, ओए तुम इधर आओ, बैठो, चलो इसको नौकरी पे लगा दो यार, बड़ा जरूरी। जैसे हम यहाँ करते हैं, हमारी सारी दोस्ती किससे? माजे, साजे, खालिद, इमरान, फुरकान से। थोड़े से दोस्ती टॉम, डिक और हैरी से कर लें। उनकी पर कैपिटा इनकम या उनकी मिनिमम इनकम $45,000 है। आप उनके जो छोटे भी लगेंगे, जो भी आपने जापान वगैरह की बात की ना, मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो उनका फोकस सिर्फ चंद मखसूस ममालिक की तरफ है, लोग हैं तो उनका लेबर फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ है। हम कोरिया की तरफ, हम दूसरे ममालिक की तरफ, जापान की तरफ, हम चाइना की तरफ, हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमने अपना जो क्या कहते हैं सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिडिल ईस्ट को रखा हुआ है या फिर यूरोपियन कंट्रीज को रखा हुआ है? देखिए हम एक प्रिमिटिव कंट्री में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रहते हैं हम। अगर मैं पंजाब के किसी गांव में जाऊंगा तो वो पंजाबी बोल रहा होगा ना, और सिंधी तो नहीं बोल रहा होगा, वो जापानीज तो नहीं बोल रहा होगा। उसने सीखा किससे है? मुआशरे से सीख रहे हैं ना। जब मुआशरे में इस तरह की बातें करने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो मुआशरा बदलना शुरू हो जाएगा। मुआशरा क्या चीज़ होती है? मैं, आप, 2 हो गए, 100 लोग हो गए, कल्चर बनना शुरू हो गया, और सारे को मिला लें, कल ये पूरा का पूरा माशरा बन गया। तो इब्तिदा जो शुरू होती है, पहले हमें बहुत अक्लमंद था, दुनिया बदलने की कोशिश करता था, फिर थोड़ी सी दानाई आई तो अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया। बस इसको फॉलो करना शुरू करें, खामोश रहें, कमेंट्री पास ना करें। इमरान खान के बेटे का सबको नाम मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि अपने बराबर में कौन रहता है, दुनिया में हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। पता है आदतें गरीब हैं, आदतें बदलनी पड़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रेहान अल्लाह साहब ने वक्त देने के लिए। तो डिजिटाइज कीजिए खुद को भी, और इसमें मैं बहुत एक सिंपल सी आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके घर के जो बड़े हैं ना, वो भी अभी तक रवायती अंदाज में अपना कारोबार कर रहे होंगे। आपके बाबा की कोई शॉप होगी, आपके भाई की कोई शॉप होगी, यूं कह लीजिए कि कोई जो है वो फर्नीचर मेकिंग का काम कर रहा है तो वो वही काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको अभी तक डिजिटाइज नहीं किया है। अपने
बाबा का शॉप का इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, ठीक है, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से उन्हें दराज पर रजिस्टर्ड करवाइए, या कोई और ऐसी सोशल जो है वो मार्केटिंग वेबसाइट है वहां पर उन्हें रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि जो एक होता है ना कि डोर टू डोर कैंपेन तो वो अलग होती है, लेकिन जो डिजिटल कैंपेन है ना ये आपको वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करेगी और फिर आपको सिर्फ लाहौर में बैठ के, लाहौर से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लाहौर में बैठ के रहीम मियां खान से, मियां वाले से, फैसलाबाद से, गुजरावाला से, वहां से भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डिजिटाइज कीजिए खुद को भी और अपने उन बड़ों को भी कि जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और यकीन जानिए सुबह से वैसे तो ये प्रोग्राम चल रहा है, सुबह तो मैं ऐसे कह जैसे कि बहुत कोई दोपहर का वक्त हो गया हो, लेकिन इस वक्त जो स्टूडियो में मेरे पास गेस्ट मौजूद है ना, ये आज की मेरी सबसे बेहतरीन गेस्ट हैं। क्योंकि ये गेस्ट इसलिए बेहतरीन है, उसको कहते हैं ना कि अपने पाँव पर खड़े होना, ये इनका शुमार उन बच्चियों में होता है। और मैं ये कहूँगी कि ये बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए ना एक एग्जाम्पल है। मैं अक्सर अपने घर के बच्चों को भी बोल रही होती हूँ कि आप लोग अमेरिका जाके, कनाडा जाके, यूरोप जाके वहां पर किसी ना किसी इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर लेंगे, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, सबवे हो गया। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आप अपने खानदान वालों को भी नहीं बताते भाई कि मैं फलानी जगह पर काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी जो स्टूडियो में मेरे साथ एक मौजूद हैं गेस्ट, वो हैं जी फीमेल बाइक राइडर, और इस वक्त वो लाहौर में फूड डिलीवरी का काम भी कर रही हैं एंड मीनवाइल वो अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रही हैं। आयशा इलियास मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कितना टाइम हो गया बाइक राइडिंग करते हुए, सीखी कहाँ से है? और मुझे 1 साल हो गया कि मैं बाइक राइडिंग कर रही हूँ, लेकिन सीखी मैंने खुद ही है। अच्छा, मुझे किसी ने मतलब प्रॉपर सिखाई नहीं है, बताया भाई वगैरह या बाबा चलाते हो? बाबा चलाते हैं, मैंने उनको नोट करती थी कि वो ये करते हैं, क्लच को, ब्रेक को ऐसे यूटिलाइज करते हैं इन चीज़ों को, मैंने उनको नोट किया था। लेकिन ये है कि मुझे किसी ने सिखाया हो कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद ही सीखी है। लेकिन बाबा ले लिया या लाइसेंस की गाड़ी दौड़ा चली जा रही हो? नहीं, मैंने जॉब अभी स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल फूड चेन में थी, जिसकी वजह से वो ना विदाउट लाइसेंस आपको नहीं रखते, अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए फिर पहले मैंने बाइक सीखी, फिर लाइसेंस बनवाया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। मुझे ये बताएं, जिस इंटरनेशनल फूड चेन के हवाले से भी हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे, कितना टाइम आपने वहां पर काम किया? मैंने 1 साल पूरा काम किया। 14 दिसंबर में मेरी वहां पे ज्वाइनिंग थी, प्रीवियस ईयर 2022 में, और मुझे 1 साल हो गया 14 दिसंबर को। सही। तो दूसरी जॉब जो थी ना, मैंने कहा था कि अगर मैं इसमें एडजस्ट हुई, ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई काम तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो मुझे ये था कि पता नहीं लोगों का रवैया कैसा होगा, मैं जाऊंगी तो मेरे साथ उनका रवैया कैसा होगा, या फिर मेरी कंप्लेंट्स तो नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे है। खवातीन को लेके हम अभी भी जो है ना बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि अच्छा ये बाइक चला रही है, अच्छा ये कर रही है। कुछ लोग समझ गए इन चीजों को, लेकिन अभी वो अच्छा वाला जो फैक्टर है ना वो वहीं पर कायम है। अभी भी है ऐसा। अच्छा, तो फिर ये है कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। मैं खुद उनमें से हूँ जो आपको अप्रिशिएट कर रही है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बारहा कह रही हूँ कि कुछ बच्चे अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाकर किसी न किसी इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर लेंगे, पाकिस्तान में उनको बोल दो भाई CV दे दो, तो उसे अपनी तौहीन समझते हैं। आपको एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि आप किसी जगह पर फूड डिलीवरी या वेट्रेस के तौर पर काम करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन मैं जब स्टार्ट किया था, पहली जॉब मेरी KFC में एज अ कैशियर थी, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे काम किया, वो भी बहुत टफ जॉब थी, लेकिन उसमें ये था कि अर्निंग बहुत कम थी। अच्छा, 9-10 घंटे की ड्यूटी करना उसमें, और अर्निंग भी नहीं होना, फिर आपने पूरा दिन भी अपना देना। इसलिए फिर मैंने एज अ पार्ट टाइमर राइडर, जो मैं फुल टाइमर होकर कैशियर की सैलरी लेती थी, और मैंने पार्ट टाइमर 5 घंटे में, 6 घंटे में वो सैलरी ली। आप किसी ऐप के साथ कनेक्टेड हो? नहीं, मैं अभी दराज में, मैंने रिसेंटली दराज ज्वाइन किया है, वहाँ पे भी एज अ डिलीवरी राइडर। इवन कल मेरे साथ यूँ हुआ है कि एक कस्टमर ने मुझे कहा कि आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होती, आप ये काम कर रही हैं? तो मैंने कहा सर मुझे एम्बैरेसमेंट क्यों होगी, मैं तो हक हलाल की कमाई कमा रही हूँ। हाँ, मैं ऐसा काम कोई भी नहीं कर रही कि मुझे बल्कि मुझे फख्र होता है कि हाँ मैं कर रही हूँ। बहुत सारे, अगर आप मुझे, मैंने कहा नेगेटिव वे में कह रहे हैं, तो 90% लोग ऐसे भी हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि मुझे 90% लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप एल्डेस्ट डॉटर हो?
जी अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एल्डेस्ट डॉटर नहीं है Eldest नहीं है? तो मैं मतलब अपने घर की रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस लिहाज से आप कह कितने सकते हैं बहन भाई कि आप हम लोग? लोग 10 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि बाकी बहन भाई इससे कितने इंस्पायर्ड होते हैं, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता जब से भी आप काम कर रही हैं कोई हैरेसमेंट का मामला तो पेश नहीं आया? एक तो मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, तो वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे ठीक है। साथ बहुत कोऑपरेट किया है। अगर मैं कह देती थी कि सर ये एरिया ठीक नहीं है या इसकी लोकेशन की समटाइम समझ नहीं आती, नंबर वाइज लाइंस में प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो वो मुझे ना गाइड करते होते थे कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस एरिया में नहीं जाएं। तो मैंने मॉडल टाउन सोसाइटी ही की है बहुत, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। मुझे लोगों ने, मैं जाती थी पहले फूड वो बाद में लेते थे, उनको पता ही नहीं होता, और सबसे अच्छी बात मेरी कभी कंप्लेन नहीं आई थी। वेरी नाइस। मतलब कुछ कहते थे ना तो तभी कोई मसला होता था तो बड़ी रिस्पेक्टेड वे से कहते थे मैम ये है इशू, तो काइंडली अब जब नेक्स्ट टाइम आप हमारा फूड लाइएगा ना तो देखिएगा कि ये इशू इसमें ना आए। हाँ, लाहौर में हमने देखा है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से लोग लेट बड़े हो जाते हैं, तो कभी आप फूड डिलीवर करते करते लेट हो जाएं तो वहां पर कैसा कस्टमर का रिस्पांस होता है, या खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह अगर पेश आ जाए तो चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास बाइक नहीं थी ना, मैंने मैकडोनल्ड ज्वाइन किया था, तो तब मेरे पास लाइसेंस था, सिर्फ बाइक नहीं थी। मेरे बाबा की थी तो वो फिर घर में भी यूज करनी होती थी, या हमें एक ही थी, और वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो मुझे ना उन्होंने स्कूटी दी थी। अच्छा, कि आप ना अभी आपको अच्छे से बाइक आती भी नहीं है तो आप ना ये स्कूटी लें, अभी 1 माह या 1.5 माह इस पे करें। तो मैं वो चला रही थी तो उसका मुझे इतना पता नहीं था, वो मैंने अपनी तरफ से ना पंप से उसको पीछे किया है तो वो रेस ज्यादा होगी, वो रिक्शे में जाके लगी। ओहो, अच्छा। और तब मेरा तीसरा चौथा दिन था, तो तब ना मेरे चोट लगी मेरी कमर में और मेरे पाँव पे ना जख्म हो गए। तो ना मैंने सबसे पहले क्या देखा, मुझे पता ही नहीं मेरे चोट लगी, अपना हेलमेट कुछ नहीं देखा, मैंने देखा फूड सेव है। फूड तो नहीं खराब हुआ, मैं क्या कहूंगी, ये कहीं मुझे निकाल ना दे, कहीं ये ना कहें कि आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने नहीं अपने मतलब मैनेजमेंट को नहीं बताया कि मैं गिरी हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फूड वाकई में या बिल्कुल सेफ था, जी बिल्कुल सेफ था। मैं फूड ऐसे उठाया, फिर तब भी मुझे देर हुई क्योंकि फिर मैंने ना बहुत आहिस्ता चलाई, बहुत एहतियात से, और ये सोचते हुए क्यों गिरा, ये क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था। तब मैं 45 मिनट्स के बाद पहुंची कस्टमर के पास। और कस्टमर का रिएक्शन क्या था? ओहो, तुमने मेरा बर्गर लेट कर दिया है, ये है वो है, मुझे भूख लग रही थी, ये वाला रिस्पॉन्स था? वो ना उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो वहाँ पे मेंशन था कि सर, जब मैंने ऑर्डर किया कॉल सेंटर के थ्रू तो उन्होंने कहा 25 मिनट्स में मैक्सिमम आपके पास फूड पहुँच जाएगा। तो मैंने कहा सर एक्चुअली फूड आपके पास 25 मिनट्स में ही पहुंच जाना था, लेकिन माजरत के साथ वो ना रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तब भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरा ना समझे कि ये फूड नीचे से उठा के दोबारा मेरे पास ले आई है। और ऐसा क्योंकि वो बॉक्स पैक होता है, फूड बॉक्स में ही था, बस गिरा नहीं था। तो उनको मैंने कहा ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, सर माजरत, नेक्स्ट में केयर करूंगी। वो एक्चुअली अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड किया और अप्रिशिएट भी किया कि आप एहतियात किया करें और आप ना टाइम से लेके फूड निकला करें ताकि आप टाइम से पहुंचा दें। सब लोग कोऑपरेटिव नहीं हुए, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मतलब मेरे साथ ट्रीट किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पर अच्छी मिसालें, हम लोग बुरी मिसालों के बारे में तो बात कर रहे होते हैं, ये वो मुआशरा है कि जहाँ पर कुछ बाप भाई बेटे, इनकी तरबियत इनकी माओ ने, इनकी बहनों ने प्यारे अंदाज में की होती हैं कि अगर आपकी कहीं गाड़ी भी खराब हो जाए तो वो आपको हेल्प करने के लिए निकलते हैं, वो बगैर उसके के मतलब ये नहीं कि उनसे आपको कोई खौफ और खतरा नहीं होता। और जब भी बच्चियां घरों से बाहर निकलती हैं ना, तो यकीन जानिए जहां पर आपको घूरती आंखें मिलेंगी ना, वहीं पर आपको सराहने वाले हाथ और शफकत और मोहब्बत वाले रवैये भी इन्हीं बाप भाइयों से मिलेंगे। तो हर मर्द भी जो है उसका किरदार क्वेश्चनेबल नहीं होता, और मैटर ये भी करता है कि आपका अपना इखलाक कैसा है, क्योंकि एक औरत की जो आंख की घूर होती है ना, वो एक लाइन ड्रॉ कर देती कि भैया आपने इस लाइन से ज्यादा अपनी औकात से बढ़कर मेरी तरफ कदम नहीं उठाना है। जो रिलेटिव्स हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है? उनका रिस्पांस ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है? एब्सोल्युटली। अच्छा, नेगेटिव होता है। मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, एक तो मैं बेसिकली बुरे वाला से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो गांव से, तो हमारे मतलब मुआशरे में ये भी नहीं, हमारे खानदान में ये भी नहीं समझा जाता था कि लड़कियां जॉब करें। हाँ। बल्कि ये भी नहीं कि मैंने जब कहा कि बाबा मैंने पढ़ना है गांव में ना, मतलब मैंने जब मिडिल कर लिया तो मैंने और मेरी बहन ने, हम ज्यादातर बहनें थी, तो मेरे बाबा बहुत केयरफुल थे इस लिहाज से। और हम लोग ना, मैंने कहा कि मैंने स्टडी करनी है आगे, तो वो मेरे चाचू लोग, जो पुप्पो लोग, वो कहते थे कि इन्होंने क्या करना है, हांडी रोटी करनी है, तो इन्होंने पढ़ के क्या करना है, ये सारा कुछ। तो
तब भी मतलब स्टडी कंटिन्यू करने के साथ इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा तो ये खुद ही इमेजिन Job किया कर जा लेगी सकता तो है कि क्या होगा? अब वो मुझे Now he देखते must be हैं। proud of you. वो होना हो हम जरूर हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, लेकिन मैं उसको अपने स्ट्रेंथ के तौर पे यूज करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे हालात मैंने देखे हैं, मैंने बेसिकली ये अपनी पेरेंट्स के लिए करना शुरू किया है। ये डिसीजन बहुत टफ था, मेन रोड पर लोगों की बातें सुनना। आपको पता सम टाइम लोग कह देते थे नहीं चलानी आती तो घर में बैठो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा किसी को नहीं पता होता कि आप क्या और कर रहे हैं यकीन अपनी जानिए जिंदगी में। कि आयशा ये सिर्फ एक बाइक चलाने वाली बच्ची नहीं है कि जिसको कहा जाए कि नहीं चलानी थी तो घर में बैठ जाओ। अमूमन वो खवातीन जो गाड़ी ड्राइव कर रही होती हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि रास्ता आगे से कम होता है, मर्द हजरात बार बार कह रहे होते हैं अब गाड़ी निकालें। आप अपनी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर वो बच्ची, हर वो लड़की, हर वो औरत जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी या कुछ भी चीज खरीदी है ना, वो से अपनी जान से ज्यादा अजीज होती है। और ऐसे में कुछ मर्दों का रवैया, मैंने कहा ना, जहां पर अच्छे मर्द हैं वहीं पर बुरे भी हैं, और जहां पर बुरे हैं वहीं पर अच्छे भी हैं। तो ये मुआशरा इन्हीं चंद लोगों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने किसी की बात को सुनना है या आपने निकलना है। बाइक पंक्चर अगर होती है कैसे मैनेज करती हैं? खुद कुछ समझ आया कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ? कुछ मतलब अगर मसला हो तो कुछ चीजें समझ आएंगी? चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा। मतलब अगर पानी हो जाए तो वो जैसे लड़के उसको प्लग को निकाल के फूंक मारना, उसको देखना, हाथ लगाना, ये गरम है, ये चीजें, ये सारा कुछ मुझे आ गया है। और पंक्चर का जो मसला होता है तो फिर वो धकेल के मैं खुद ही लेके जाती हूँ। तो ये है कि अब मुझे आइडिया हो जाता है कि अब ये पंक्चर हो गई है। पहले जब मैंने ड्राइव की तो जब पंक्चर हो जाती थी मैं देखती रहती थी इसे हुआ क्या है इसे हुआ क्या, मतलब धकेलती चलना ना। तो लेकिन अब पता चल गया मुझे, तो मैं कर लेती हूँ कैरी, और मैं बहुत एहतियात करती हूँ अब तो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक खुद ली, नई बाइक ली मैंने अपने पैसों से। तो मैंने सबसे पहले ना अपनी मम्मा को कहा कि मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज दिया कि ना देखे मैंने बाइक ली है, तो वो यकीन नहीं कर रही। आपने बाइक परचेज की है? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। मैंने अपनी परचेज की अपने पैसों से, 2 जॉब्स करके। तो ये भी था कि मेरे पास अपनी बाइक हो, जो मैं, क्योंकि स्कूटी जो थी ना उसकी मुझे ये बताओ आयशा, 2 साल हो गए मेरे ख्याल में आपको काम करते हुए? नहीं, 1 साल प्लस हुआ है अभी। 1 साल प्लस हुआ। इस 1 साल के अरसे में मैं हरगिज बच्चों को ये नहीं कह रही कि वो डिग्री हासिल ना करें, लेकिन आपने एक्सपीरियंस क्या किया है? हुनर का होना बहुत जरूरी है, तालीम का होना बहुत जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? मुझे तो लगता है जो क्रिएशन आप में आती है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, अगर जिम्मेदारियां पर जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप तब कैरी कर सकते हैं जब आपको अवेयरनेस आ जाती है। इसके लिए ना शऊर बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ जाना है, कैसे डील करना है। जो शऊर है ना वो इंसान को आगे लेके जाता है। तो तालीम के साथ अगर आपके पास शऊर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेरी नाइस। कितने छोटे बहन भाई हैं आपसे आगे? मुझसे मेरा एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई है। और जो बड़े बहन भाई हैं वो कितना इंस्पायर होते हैं आपकी इस स्ट्रगल को देखकर? मेरी बहनें हैं, वो मैरिड हैं, जो मेरी सारी बहनें मैरिड हैं जो मुझसे बड़ी। कभी ये तो नहीं मम्मा ने कहा क्या काम कर रही हो, ससुराली जो है उनके वो ना क्वेश्चन करना शुरू कर दें? करते हैं वो। अच्छा, करते हैं। लेकिन मेरी बहनें ऑलरेडी जो है ना वो मतलब कंप्रोमाइज कर रही हैं अपने घरों में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं तब छोटी थी जब मेरी बहनें काफी बड़ी हैं मुझसे। चलें, विशिंग यू अ वेरी गुड लक आयशा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। मुझे नहीं लगता वो कौन से लोग हैं जो अभी भी ये सवाल करते हैं और पूछते हैं कि अच्छा ये काम कर रही है। नहीं, मैं ये कहूंगी अच्छा ये काम कर रही है, क्योंकि मैं खुद भी एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ। और यकीन जाने जो जिम्मेदारियां होती हैं ना वो आपको मजीद मजबूत बनाती। तो इर्द गिर्द अपने किसी भी बच्ची को देखें जो थोड़ा सा हटकर थोड़ा मुख्तलिफ काम कर रही है, उसको सपोर्ट कीजिए। इसी अच्छे से मैसेज के साथ मुझे और आयशा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।